सीन स्टार्ट होता है व्हाइट क्रेन के बैक स्टोरी से। व्हाइट क्रेन लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड्स थे जो झुंड में रहते थे। वो एंडेंजर्ड स्पीसीज थे और स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ही बच पाए थे, एक्सटिंक्ट नहीं हो पाए थे। व्हाइट क्रेन मिस्टी माउंटेन्स में रहता था जब उसे जियो मिला था। जियो के रूप में व्हाइट क्रेन को एक परिवार मिल गया था। पिछली बार टोमाहोक स्नेक की लड़ाई में व्हाइट क्रेन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, जिसके वजह से वो साउलिंग और साउकिंग को खो दिया था। पर इस बार व्हाइट क्रेन ठान लिया था कि अपने परिवार को वो किसी भी हाल में बचाने वाला था। व्हाइट क्रेन क्यानकिन और सुपर ह्यूमंस के बीच आ चुका था और पंख फैला के क्यानकिन को गोलियों से बचाने लगा था। किसी भी सुपर ह्यूमंस को वो क्यानकिन के पास जाने नहीं देने वाला था। जैसे ही सुपर ह्यूमंस व्हाइट क्रेन की ओर धावा बोल देते हैं, वैसे ही व्हाइट टाइगर के पंजों तले सुपर ह्यूमंस कुचले जाते हैं, व्हाइट टाइगर का खाना बन जाते हैं। पर व्हाइट टाइगर भी सुरक्षित नहीं था। चारों तरफ से व्हाइट टाइगर सुपर ह्यूमंस से घिर चुका था। वहीं गुल्ला भी फिर से आ चुका था और सुपर ह्यूमंस को कमांड दे रहा था। चारों तरफ से घिर के मुसीबत में पड़ के व्हाइट टाइगर को अपने मास्टर के कुछ सीख याद आते हैं। मास्टर जिसने कुछ अनमोल बातें व्हाइट टाइगर को सिखाए होते हैं, जो हिम्मत बन के व्हाइट टाइगर को सुपर ह्यूमन से लड़ने का प्रेरणा दे रहा था। मुसीबत के टाइम वो सीख काम आ रहा था। ताकत के पीछे भागना अच्छी बात है, पर हमेशा ताकत को ही इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। व्हाइट टाइगर, तुम बहुत पावरफुल हो और तुम ताकत के मामले में शायद किसी से भी ना हारो, पर हमेशा ताकत हमारे साथ नहीं रहता। एक टाइम ऐसा आता है जब तुम थक जाओगे, अपनी ताकतों को खो दोगे, तब तुम्हें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। हमेशा हिम्मत बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि असली किंग ऑफ बीस्ट वही होता है जो मुसीबत में भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है, अपने परिवार को हर हालत में बचाता है। जियो के सिखाए वही लेसन्स व्हाइट टाइगर के कानों में गूंजने लगती है और व्हाइट टाइगर एक भयानक दहाड़ देता है और देखते ही देखते असली किंग ऑफ द बीस्ट उभर आता है। लड़ाई जबरदस्त था। अकेले ही व्हाइट टाइगर हजारों सोल्जर्स पे भारी पड़ रहा था। मैक्सिमम सोल्जर्स को व्हाइट टाइगर खत्म कर दिया था। लड़ाई से व्हाइट टाइगर मौत से जूझ चुका था और अकेले विक्टोरियस हो आया था। पर उस विक्ट्री का एक प्राइस भी था। व्हाइट टाइगर की आधी बॉडी जवाब दे चुका था, चमड़ी उधेड़ चुका था। वहीं विंड मैंटिस और गोल्डन आंट भी पहुंच चुके थे और अपने सामने ये भयानक नजारा देख रहे थे। व्हाइट टाइगर की ये हालत देख विंड मैंटिस इमोशनल हो गया था, रोने लगा था और गोल्डन आंट तो अपने प्यारे टाइगर की ये हालत देख रह नहीं पा रहा था, एनरेज हो गया था, गुस्से से जलने लगा था। दूसरी तरफ ईस्टर्न मिस्टी माउंटेन्स में हनीपॉट बैजर गोल्डन मंकी को भगाता फिर रहा था, बचाता फिर रहा था। सुपर ह्यूमंस भी हनीपॉट बैजर का पीछा करते जा रहे थे, मौका मिलते ही उनको मारने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर थे। पर हनीपॉट बैजर ऐसा होने नहीं देने वाला था। वो किसी भी हाल में गोल्डन मंकी को बचाना जो चाहता था। अपनी जान की फिक्र ना करते हुए हनीपॉट बैजर सबके सामने आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रीफाइंग स्पीड से एक सुपर ह्यूमन को वहीं मार देता है। हनीपॉट बैजर स्पॉटेड होते ही सुपर ह्यूमंस का टारगेट बन जाता है और सुपर ह्यूमंस के पंचेस और हैमर स्ट्राइक से वो जमीन पे जा गिरता है। घायल होके भी हनीपॉट बैजर हार नहीं मान रहा था। नेक्स्ट अटैक करने के लिए वो जमीन के अंदर जा घुसा था। जैसे ही हनीपॉट बैजर जमीन के अंदर से बाहर आता है और एक सुपर ह्यूमन को अपना टारगेट बनाता है, वैसे ही हनीपॉट बैजर थंडर रेक का शिकार बन जाता है। थंडर रेक के पंचेस पे पंचेस खा के खून की उल्टी करने लगता है। हनीपॉट बैजर अधमरी हालत में पहुंच चुका था, पर फिर भी थंडर रे का अटैक रुक नहीं रहा था। थंडर रे बहुत गुस्से में था और अपना सारा गुस्सा वो हनीपॉट बैजर पे ही उतार रहा था। वो हनीपॉट बैजर को मार मार के दूर फेंक देता है और आखिरी वार करने के लिए हनीपॉट बैजर की ओर अपने दोस्तों के साथ बढ़ने लगता है। हनीपॉट बैजर एक वाइल्ड बीस्ट था, पर पहली बार साउलिंग और साउकिंग के साथ वो बॉन्डिंग किया था। पर उनके मुसीबत के टाइम हनीपॉट बैजर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था। टोमाहाउक स्नेक को वो मार नहीं पाया था। उन्हीं साउलिंग और साउकिंग को याद करते हुए हनीपॉट बैजर सुपर ह्यूमंस को उसे एक साथ अटैक करने का इंतजार करता है और जैसे ही टाइम आता है हनीपॉट बैजर चुराए हुए ग्रेनेड को डेटोनेट कर देता है और अपने साथ साथ हैमर गर्ल और दूसरे सुपर ह्यूमंस को एक्सप्लोजन के साथ खत्म कर देता है। एक्सप्लोजन के बाद हनीपॉट बैजर एक एम्प्टी स्पेस में साउलिंग को मिलता है और मिलते ही रोते रोते उसे हक कर देता है। हनीपॉट बैजर बरसों के बाद अपनी पहली दोस्त से मिलता है और खुशी खुशी उसके साथ इन्फिनिटी की ओर
चलने लगता है। एक्सप्लोजन से गोल्डन मंकी बाहर आ गया था और अपनी जिगरी दोस्त के मोशनलेस बॉडी को देख टूट के बिखर गया था। इमोशन इतना उभर गया था कि गोल्डन मंकी रो के भी रो नहीं पा रहा था। क्या क्या कोई है? मदद करो मेरी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे एक बार दिख जाने दो, उस हनीपॉट बैजर को जिंदा जला दूंगा, उसकी खाल उधेड़ दूंगा। थंडर रे अब भी जिंदा था और हनीपॉट बैजर को वो दर्दनाक मौत देने की बात कर रहा था। उसकी ऐसी बातें सुन गोल्डन मंकी भड़क जाता है और अपनी स्टिक से मार मार के थंडर रे को खून के आंसू रुलाने लगता है। थंडर रे मार खा के माफी मांगने लगता है। मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो बोल के गिड़गिड़ाने लगता है। पर गोल्डन मंकी उसकी बात कहां सुनने वाला था। गोल्डन मंकी थंडर रे को मार मार के उसे हेल का रास्ता दिखा दिया था। थंडर रे को मार के गोल्डन मंकी थक चुका था, बहुत बुरी हालत में पहुंच चुका था। ऊपर से पॉइजन उसे अंदर ही अंदर गला रहा था। ऐसी हालत में भी गोल्डन मंकी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। हनीपॉट बैजर के बॉडी को उठा के वो वॉर हॉग के पास रख देता है और अपने सुनहरे पलों को वो याद करने लगता है। हनीपॉट बैजर, वॉर हॉग और गोल्डन मंकी एक अनोखी सी टीम बना लिए थे और एक साथ वो टाइम बिता के बहुत खुश थे। उसी अनमोल पलों को याद करते करते गोल्डन मंकी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते मुस्कुराते अपना दम वहीं तोड़ देता है। फाइटर ट्रियो का कहानी शायद वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ क्यानकिन जियू के पास भाग रही थी। अपने दोस्तों की वजह से जो चांस उसे मिला था उसे वो बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देता है, शायद कोई उसका पीछा कर रहा होता है। व्हाइट टाइगर समझ के जैसे ही क्यानकिन पीछे देखती है, उसके पीछे उसे सुपर ह्यूमंस का एक टीम दिखाई दे पड़ता है। उन्हीं सुपर ह्यूमंस के बीच लैंगलिंग भी थी, जो व्हाइट टाइगर के खाल को पहन ली थी और व्हाइट टाइगर को मार दी हूं बोल के दावा कर रही थी। उसके साथ गुल्ला भी था, जो पहले की तरह बहुत पावरफुल लग रहा था। क्यानकिन व्हाइट टाइगर की खाल को देख गुस्से से बौखला जाती है और सब कुछ भूल लैंगलिंग को अपने रेड वाइन से हमला करने लगती है। पर क्यानकिन तो पहले से ही घायल थी और अपने वुंडेड बॉडी से क्यानकिन लैंगलिंग का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। पर यान लैंगलिंग किसी तरह हील हो चुकी थी और क्यानकिन के हर एक अटैक्स को रेड वाइन्स को डॉज करती जा रही थी। लैंगलिंग क्यानकिन पे भारी पड़ते हुए उसे मारपीट दे रही थी। जैसे ही लैंगलिंग क्यानकिन पे अपना डेडली वार करने की कोशिश करती है, वहां एक एक्सप्लोजन हो जाता है जिससे लैंगलिंग दूर जा गिरती है। बैटलफील्ड में लेवल 7 का लैंगफैंग और लेवल 8 का किंग जाओ आ चुके थे और अपने पार्टनर क्यानकिन को बचाने के लिए रेडी हो गए थे। जहां इंसानों को बीस्ट की तरफ से लड़ते देख लैंगलिंग कंफ्यूज हो रही थी, वहीं गुल्ला द ड्राकुला लैंगफैंग और किंग जाओ से लड़ने को आगे बढ़ता है और अपना वैम्पायरिक ऑरा एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स के सेंटर में जनरल ली और जियू आमने सामने थे। जनरल ली जियू को देखते ही समझ चुका था कि जियू ही मिस्टी माउंटेन का एक्चुअल बॉस है। उसी ने ही सारे बीस्ट को डिप्लॉय किया है, उसी ने ही फॉग बीस्ट को बनाया है। जियू भी सब कुछ एडमिट कर लेता है और जनरल ली को मिस्टी माउंटेन में दखल ना देने को बोलता है। ये इंसानों का दुनिया है, तुम बीस्ट का इंसानों की दुनिया में कोई जगह नहीं है। तुम लोगों को जल्दी से जल्दी खत्म ना किया गया तो तुम लोग हमें शांति से रहने नहीं दोगे, हम लोग शांति से रह नहीं पाएंगे। जैसे ही जियू जनरल ली के मुंह से ह्यूमन सुप्रीमेसी के बारे में सुनता है, जियू भड़क पड़ता है। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दुनिया को इंसानों की दुनिया बोलने की? हम बीस्ट मिस्टी माउंटेन्स में शांति से रह रहे थे, मिस्टी माउंटेन्स में तुम लोग आए, मेरे परिवार को तुम लोग मारे। बैटल की शुरुआत चाहे तुम लोगों ने किया हो, पर खत्म हम लोग करेंगे। जनरल ली सेकेंड ट्रांसेंडेंट लेवल का सुपर ह्यूमन था, जो फेडरेशन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन था, जिसकी उम्र 27 साल था और एबिलिटीज में इनेट विजडम की आल्केमी और स्वॉर्ड मैनिपुलेशन था। जनरल ली को अपने एबिलिटीज पे पूरा भरोसा था और उसी भरोसे से जनरल ली अपना स्वॉर्ड उठाता है और जियू पे अटैक कर देता है। जिस जनरल ली कई सारे बैटल्स जीता था, अपने स्वॉर्ड से न जाने कितने बीस्ट को वो खत्म कर दिया था, उसी जनरल ली का स्वॉर्ड जियू के रूट से टकरा के चूर चूर हो गया था।
पहली बार जनरल ली के सामने कोई ऐसा आ गया था जिसके पावर लेवल को वो माप नहीं पाया था। शायद अपने स्किल्स पे जनरल ली कुछ ज्यादा ही भरोसा कर दिया था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। देखते ही देखते जनरल ली पे जियो अपने सरपंटाइन रूट्स को कस देता है और जनरल ली को लाचार कर देता है। दूसरी तरफ एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर नॉर्दर्न लेक से मूव करने लगा था और बैटलफील्ड की ओर आने लगा था। ट्रांसेंडेंटल लेवल की बीस्ट और ह्यूमंस का बैटल जल्द ही शुरू होने वाला था। शायद बैटल एक भयानक रूप लेने वाला था। सीन स्टार्ट होता है ह्यूमन बेस के कैंपस से, जहां सुप्रीम कमांडर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से पूरे फेडरेशन से बातचीत कर रहा था। वो उनको कैनियन के कुछ साल पहले की और रिसेंट लिए गए तस्वीरों की डिफरेंस समझा रहा था। कुछ साल पहले स्पिरिचुअल टाइड के आने से पहले कैनियन ग्रीनरी से भरा हुआ था। म्यूटेशन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, पर रिसेंट पिक्चर्स में कैनियन कोहरे से भरा हुआ था और उसी कोहरे से भरे कैनियन में लास्ट टाइम एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर ट्रैक हुआ था। शायद एलिगेटर वहीं कहीं अपना बसेरा बांधा था। सुप्रीम कमांडर बोलने लगता है कि जो बातचीत वो लोग किए थे, जिस रिजल्ट पे वो लोग पहुंचे थे, वो सब शायद गलत था। मिस्टी माउंटेन का मास्टर कोई इंसान नहीं बल्कि शायद कुछ और ही था। सुप्रीम कमांडर ट्रैकिंग डिवाइस से लिए हुए ब्लरी पिक्चर्स को सबको दिखाता है और नेक्स्ट ब्लरी पिक्चर्स के मॉडिफाइड कंप्यूटराइज्ड पिक्चर्स वो सबको दिखाने लगता है। रिजल्ट देख फेडरेशन के हर एक ऑफिशियल्स का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उनके सामने एक डिमोनिक विलो ट्री का पिक्चर जो होता है। सुप्रीम कमांडर के हिसाब से ये वही ट्री था जो पेरिग्रिन्स फॉल्कन्स को कंट्रोल कर रहा था, एम्परर क्रोकोडाइल को भी कंट्रोल कर रहा था। ये डिमोनिक ट्री बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ चुका था, पावरफुल हो गया था। सुप्रीम कमांडर के हिसाब से डिमोनिक विलो ट्री शायद फर्स्ट ऑर्डर का या उससे ऊपर का था। रिसेंट स्पिरिचुअल टाइड हाल ही में गया था और अगर ये डिमोनिक विलो ट्री स्पिरिचुअल टाइड से ग्रो हुआ था तो कम टाइम में ही बहुत कुछ सीख चुका था। विलो ट्री ह्यूमन लैंग्वेज सीख चुका था, बीस्ट को टेम करना भी सीख चुका था और दूसरे ह्यूमंस को म्यूटेट भी कर पा रहा था। अब विलो ट्री को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। जल्द से जल्द डिमोनिक विलो ट्री का किस्सा फेडरेशन को खत्म करना था और उनकी उम्मीद अब जनरल ली पे टिका हुआ था। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन के सेंटर में जियो और जनरल ली का बैटल चल रहा था, जहां जनरल ली के अटैक्स जियो पे बेअसर हो रहे थे। जनरल ली के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड अटैक्स जियो के सामने टूट के बिखर रहे थे। वहीं जियो के लेवल 2 के रूट से जनरल ली कसता चला जा रहा था। रूट्स के पंचेस से जनरल ली दूर जा गिर रहा था। जियो के सामने जनरल ली बस एक तिनका जैसा लग रहा था, जिसे आसानी से जियो मसल के रख सकता था। जियो अपने रूट्स को पैना कर देता है और तलवार जैसे जनरल ली के गर्दन पे रूट्स रख जनरल ली को धमकाने लगता है। अब भी लगता है तुम मेरे सामने जीत पाओगे? जो इंसान थोड़ी देर पहले अपने स्किल्स पे घमंड कर रहा था, अब देखो मेरे सामने घुटनों में है। मुझे कोई शौक नहीं है कोई बैटल शुरू करने की, वार शुरू करने की। तुम लोग यहाँ से अगर चुपचाप निकल जाओ, रिट्रीट कर लो, तो हम लड़ाई रोक सकते हैं और मेरे बीच तुम लोगों की सिटीज पे, ह्यूमन टेरिटरी पे कभी नहीं जाएंगे। जियो की बातें सुन जनरल ली हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम बीस्ट की बातों को मान जाऊंगा? तुम्हारे बातों में मैं फंस जाऊंगा? बोल के जियो को जनरल ली जवाब देने लगता है। तुम्हें शायद पता नहीं है, पर हमारे सोल्जर्स के पास आइसोलेशन डिवाइस है जो एक्टिवेट होने पे कुछ मीटर्स के दायरे में स्पिरिचुअल पावर्स को शट डाउन कर सकते हैं, तुम्हारे बीस्ट को कमजोर कर सकते हैं। तुम्हारे बीस्ट अपने फुल पावर को यूज नहीं कर सकते और मुझे अभी अभी खबर मिला है कि तुम्हारे ज्यादातर बीस्ट तो मारे जा चुके हैं। चाहे वो हनीपॉट बैजर हो या व्हाइट टाइगर हो, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सबका कब्र यहीं इसी मिस्टी माउंटेन में बनेगा। बस तुम अकेले ही बच गए हो। हम चाहे तुम्हारे सामने चींटी जैसे हों, पर करोड़ों चींटी मिलके एक हाथी को जरूर मार सकते हैं। तुम भी नहीं बचोगे, बोल के जनरल ली हंसने लगता है। जियो सब कुछ सुन आग बबूला हो रहा था। वो अब एक खतरनाक सिनिस्टर ओरा निकालने लगा था। जियो चाहे अपनी बीस्ट को स्पिरिचुअल शील्ड की वजह से महसूस नहीं कर पा रहा था, पर वो अपने फैमिली को यूं मरने नहीं देने वाला था।
मुझे अच्छी तरह पता है कि लड़ाई में सेक्रीफाइसेस होते हैं, मेरी तरफ भी हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मौत से डरते हैं। ये दुनिया सबका है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस दुनिया को अपना बोलने की, इंसानों का बोलने की? तुम लोग हमसे नफरत करो या हमको गलत समझो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही तुम लोगों की परमिशन की हमें जरूरत है। तुम लोग चाहे मेरे बीच को, मेरे परिवार को मार दिए हो, पर जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक तुम लोग मुझे नहीं मार देते, मैं अपना बदला लूंगा। चाहे तुम लोगों ने वार स्टार्ट किए हो, पर मैं पूरे ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर दूंगा। जहां जियो अपने परिवार के डेथ की खबर सुन के फुल बैटल मोड में आ चुका था, अपने टोमाहॉक स्नेक जैसे सर्पेंटाइन रूट्स को अनलीश करने वाला था, वहीं दूसरी तरफ पेरेग्रिन फॉल्कन्स बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह मार्क 5 की स्पीड से एरियल आर्टिलरीज को तबाह कर रहे थे। हर एक डिस्ट्रक्शन के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाते चले जा रहे थे, पर ग्राउंड में बैटल उल्टा चल रहा था। जियो की ह्यूमन स्क्वाड गुल्ला द ड्राकुला से हार रहा था। किंग जाओ और लैंगफेंग गुल्ला से पूरी तरह हार चुके थे और सुपर ह्यूमंस किंग कॉन्ग को भी मारते चले जा रहे थे। क्यान किन को गुल्ला से बचाने के लिए तभी गोल्डन आंट विंड मैंटिस के साथ वहां पहुंच चुका था और सुपर ह्यूमंस के बीच अफरा तफरी मचा रहा था। पर गुल्ला तो बहुत पावरफुल था। अपने डार्क शील्ड से वो गोल्डन आंट के अटैक्स को रोक लिया था। जहां गुल्ला एक दूसरे इंटेलिजेंट पावरफुल बीस्ट को देख सरप्राइज था, वहीं विंड मैंटिस दूसरे सुपर ह्यूमंस को एक एक करके काट के रख रहा था। कुछ दिनों के अंदर गोल्डन आंट और विंड मैंटिस के रिश्ते में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ था। अब विंड मैंटिस गोल्डन आंट को अपना दोस्त मानने लगा था, उसकी चिंता करने लगा था। उसी चिंता में विंड मैंटिस गोल्डन आंट को गुल्ला से संभल के रहने को बोल रहा था, पर गोल्डन आंट पे तो गुस्से का भूत सवार था। वो किसी भी ह्यूमन को, खासकर लेइलिंग को तो वहां से जिंदा भेजने वाला बिल्कुल नहीं था। सिचुएशन देख यान लेइलिंग वहां से भागने वाली थी, पर गोल्डन आंट उसे भागने कहां देने वाला था। जैसे ही गोल्डन आंट लेइलिंग पे झपटता है, वैसे ही गुल्ला का वो शिकार बन जाता है। गुल्ला के स्वॉर्ड जैसे कैप से घायल होके दूर जा गिरता है। गोल्डन आंट को मार खाते देख विंड मैंटिस कैसे चुप रहता। विंड मैंटिस अपने साइथ जैसे आर्म से गुल्ला पे अटैक तो करता है, पर गुल्ला मल्टीपल वैम्पायरिक बैट्स में बदल के विंड मैंटिस के अटैक्स को डॉच कर देता है और उल्टा विंड मैंटिस को मल्टीपल बैट के फॉर्म में घायल कर देता है। उसके एक आर्म को ही तोड़ के रख देता है। घायल होके भी गोल्डन आंट और विंड मैंटिस हार नहीं मानते। गोल्डन आंट अपने जोरदार स्पीड से गुल्ला पे अटैक कर देता है। गोल्डन आंट इतना स्पीड पकड़ चुका था कि विंड मैंटिस को गोल्डन आंट के मूव्स दिख भी नहीं रहा था, पर गुल्ला गोल्डन आंट से भी एक कदम आगे था। वो गोल्डन आंट के हर एक अटैक को इजीली डॉच करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि गोल्डन आंट के अल्टीमेट मूव ब्लेड डांस को भी गुल्ला इजीली ब्लॉक कर दिया था। ऊपर से गोल्डन आंट को अपने डार्क क्लोक से अटैक कर दिया था। अपने डार्क क्लोक को गुल्ला गोल्डन आंट के आर पार कर दिया था। तभी गुल्ला को किंग जाओ पीछे से पकड़ देता है और लैंगफेंग को गुल्ला पे जानलेवा हमला करने को बोलता है। लैंगफेंग अपने स्वॉर्ड को गुल्ला के अंदर घुसेड़ने की कोशिश तो करता है, पर एम वक्त पे गुल्ला मल्टीपल वैम्पायरिक बैट्स में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लैंगफेंग के अटैक से बच निकलता है। पर क्यानकिन गुल्ला के मूव्स को जानने लगी थी, क्योंकि इंट्यूएशन पहले से ही क्यानकिन की स्किल जो थी। क्यानकिन मल्टीपल बैट्स में से असली गुल्ला को पहचान ली थी और सबको लाल आंखों वाले बैट पे हमला करने को इंस्ट्रक्ट भी कर दी थी। बैट को पहचान के विंड मैंटिस गुल्ला पे पीछे से हमला कर देता है और पहली बार गुल्ला एक्चुअल डैमेज किसी से खाता है। डैमेज खा के गुल्ला दूर जा गिरा था और अपने ओपोनेंट को हल्के में ना लेने का लेसन वो लर्न कर लिया था। गुल्ला उठा भी नहीं था कि गोल्डन आंट उस पे फिर से क्रिटिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, पर अटैक करने से पहले ही वो फेल हो जाता है। गुल्ला अब शैडो इंपैक्ट यूज कर दिया था और एक साथ सभी को जानलेवा डार्क एनर्जी से इंपेल कर दिया था। जहां किंग जाओ बेहोश हो गया था, वहीं विंड मैंटिस गुल्ला के अटैक से दो टुकड़ों में बट गया था। गुल्ला गोल्डन आंट की पावर को समझ चुका था और जल्दी ही वो अगर गोल्डन आंट को खत्म ना करता तो मुसीबत में पड़ने वाला था, और ये बात उसका दिमाग चीख चीख के बोल रहा था। गुल्ला अपने हाथों को एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और हाई स्पीड से गोल्डन आंट को वो मारने को भागता है, पर एम वक्त पे क्यानकिन गुल्ला और गोल्डन आंट के बीच आ जाती है। क्यानकिन खुद गुल्ला के डेडली अटैक खा के गोल्डन आंट को बचा लेती है।
गुल्ला का डार्क स्वॉर्ड क्यान किन के आर पार जा चुकी थी। क्यान किन की एनर्जी को वो ऑब्जर्व करने लगी थी। अब क्यान किन का बचना लगभग नामुमकिन हो गई थी। आखिरी पलों में क्यान किन मुस्कुराने लगती है और मैंने अपना फर्ज निभा लिया ब्रदर, मैंने तुमको बचा लिया बोल के क्यान किन वहीं अपना दम तोड़ लेती है। रोने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम गई हो, बाद में मैं सबको तुम्हारे पीछे आफ्टर लाइफ में भेजने वाला हूँ। म्यूटेंट गर्ल तो बस शुरुआत ही थी, मैं तुम सबको एक एक करके अपना आहार बनाने वाला हूँ। तुम्हें मार के तुम्हारे ब्लड से मैं पूरी तरह रिकवर होने वाला हूँ। गुल्ला की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि लैंगफेंग अपने म्यूल रैट्स को अंडरग्राउंड केव से बुला देता है और गुल्ला पे एक साथ हमला कर देता है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था, लड़ाई जीतने का कोई उम्मीद नहीं था। सिचुएशन देख अपने आधे शरीर से विंड मैंटिस गोल्डन आंट को सलाह देने लगता है और उधर से सबको छोड़ उसके साथ भाग जाने को बोलता है। तभी जंगल के अंदर से जोरदार दहाड़ सुनाई देता है, लगता है कोई जजेंटिक बीस्ट उनकी ओर बढ़ रहा होता है। गुल्ला अगर ट्रांसेंडेंट लेवल का सुपर ह्यूमन था तो दूसरे ट्रांसेंडेंटल लेवल के बीस्ट से उसका मुकाबले का टाइम आ चुका था। सीन स्टार्ट होता है बैक स्टोरी से। बैक स्टोरी जिसे गोल्डन आंट याद कर रहा था, अपने करोड़ों सेक्रीफाइस्ड हुए आंट्स को याद कर रहा था। गोल्डन आंट याद कर रहा था कैसे उसके फेलो आंट्स ह्यूमन के हाथों मारे गए थे और वो कुछ नहीं कर पाया था, पर वो इस बार ऐसा होने नहीं देने वाला था। आखिरी सांसों तक अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो लड़ने वाला था। पर गोल्डन आंट अधमरी हालत में पहुंच चुका था, उसका बॉडी एक तरीके से जवाब दे चुका था। अगर वो इस हालत में गुल्ला से लड़ा तो गोल्डन आंट का मरना पक्का था। और ये बात विंड मैंटिस गोल्डन आंट को समझाने लगा था, क्योंकि गोल्डन आंट बैटलफील्ड से भागने को तैयार नहीं था और मरते दम तक अपने फैमिली के लिए वो लड़ना चाहता था। तो उसके जज्बे को देख, उसकी हिम्मत को देख विंड मैंटिस हार मान लेता है और गोल्डन आंट की मदद करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए तरकीबें निकालने लगता है। मैंटिस एक कार्निवरस इंसेक्ट्स होते हैं जो मेटिंग टाइम पे अपने पार्टनर को ही खा लेते हैं। ऐसे ही एक प्रोसेस से विंड मैंटिस जन्म लिया था, जहां उसकी मां स्ट्रॉन्गर बनने के लिए अपने हस्बैंड को ही मीटिंग प्रोसेस में खा लिया था। क्योंकि विंड मैंटिस जल्दी ही मरने वाला था तो मरते मरते वो गोल्डन आंट को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता था। गोल्डन आंट का आहार बन के उसे इवॉल्व करना चाहता था, उसे गुल्ला से जिताना चाहता था। जहां विंड मैंटिस गोल्डन आंट को उसे खाने के लिए एनकरेजमेंट कर रहा था, वहीं गोल्डन आंट विंड मैंटिस को खाना नहीं चाहता था, अपना दूसरा एक दोस्त खोना नहीं चाहता था। पर विंड मैंटिस गोल्डन आंट को समझाने लगता है, वो गोल्डन आंट को बोलने लगता है कि वो अगर उसे नहीं खाएगा तो गुल्ला से वो जीत नहीं पाएगा। जिन लोगों को वो अपना फैमिली मानता है उन लोगों को वो बचा नहीं पाएगा। जहां लैंगफेंग और दूसरे क्रिएचर्स गोल्डन आंट और क्यानकिन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं सिचुएशन की क्रिटिकलनेस को समझते हुए, ना चाहते हुए भी गोल्डन आंट विंड मैंटिस को खा लेता है, उसकी एनर्जी को अपने अंदर समाने लगता है और देखते ही देखते एक इवॉल्व्ड और पावरफुल रेड आंट का जन्म होता है। रेड आंट जो लेवल 9 में था, जो गोल्डन आंट से पूरी तरह अलग लग रहा था और जो एक खतरनाक ऑरा निकाल रहा था, वो गुल्ला को बिल्कुल डेंजरियस नहीं लग रहा था। पर जल्द ही गुल्ला गलत साबित होने वाला था, क्योंकि जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए रेड आंट म्यूल रैट को गुल्ला से बचा लिया था और गुल्ला को टक्कर देने लगा था। जैसे ही गुल्ला अपना क्लोक इंपैक्ट एक्टिवेट करता है, अपने वॉरपुल जैसे क्लोक को लैंगफेंग की ओर रिलीज करता है, अटैक करता है, वैसे ही उसका अटैक मिस हो जाता है, क्योंकि अपने जबरदस्त स्पीड से रेड आंट सबको एक एक करके बचा लिया था। लैंगफेंग और दूसरे क्रिएचर्स को एक सेफ जगह रख आया था। मैं एक बार तुम्हारे पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर चुका हूँ, पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हें मैं जीते जी ही हेल का नजारा दिखाऊंगा। गुल्ला की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि रेड आंट गुल्ला को जोरदार एक पंच मारता है, जिससे गुल्ला ग्रेट इंपैक्ट के साथ जमीन पे जा गिरता है। मैं तुम्हें एंडलेसली टॉर्चर करूंगा बोल के जैसे ही रेड आंट गुल्ला की ओर बढ़ता है,
वैसे ही अपने रियल वैम्पायरिक फॉर्म में गुल्ला आ जाता है और रेड आंट की तरफ झपट पड़ता है। गुल्ला कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वो एक ट्रांसेंड लेवल का सुपर ह्यूमन था, पर फिर भी रेड आंट जैसे हाल ही में इवॉल्व हुए पिद्दी से वो हार रहा था। पर वो ऐसा ज्यादा देर होने नहीं दे सकता था। बैटल मोड में आके गुल्ला रेड आंट को खत्म करने को तैयार हो गया था। गुल्ला अपने हाथों को 1000 स्पाइक्स में कवर कर देता है और उनको टेंटाकल्स जैसे बना के रेड आंट पे कॉन्टिन्यूअसली हमला करने लगता है। पर रेड आंट बहुत पावरफुल हो गया था क्योंकि उसमें सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि विंड मेंटिस का भी पावर कॉम्बाइन हो गया था। रेड आंट इजीली सारे अटैक्स को डॉच कर देता है और इन रिटर्न गुल्ला को ही तमाचे पे तमाचा मारने लगता है। वो इतना तेज बन चुका था कि गुल्ला रेड आंट के स्ट्राइक से बच नहीं पा रहा था। गुल्ला रेड आंट से मार पे मार खाया जा रहा था। तभी गुल्ला अपने वैम्पायरिक बैट्स को समन करता है और उन सबको एक स्पीयर में ट्रांसफॉर्म करके रेड आंट पे फेंक देता है। ये वही अटैक था जिससे गुल्ला कई सारे बैटल्स जीता था। अपने एनिमीज की लाइफ एनर्जी को वो ड्रेन कर लेता था। पर वही अटैक रेड आंट पे नाकाम हो रहा था। रेड आंट स्पीयर को तोड़ के बिखरे हुए बैट्स को मारने लगा था। अपने आप को डेंजर में देख गुल्ला अपना अल्टीमेट मूव चलता है और वैम्पायरिक बॉम्ब्स को रेड आंट पे अनलीश कर देता है। पर रेड आंट बहुत चालाक हो गया था। वो सारे वैम्पायरिक बॉम्ब्स को गुल्ला पे ही बाउंस कर दिया था और धमाके के साथ गुल्ला को फिर से आसमान से जमीन पे फेंक दिया था। गुल्ला उस अटैक से उभरा भी नहीं था कि रेड आंट गुल्ला पे टूट पड़ता है। उसे पंचेस पे पंचेस मार के किक पे किक मार के अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है। गुल्ला पहली बार अपने आप को हारता हुआ पा रहा था, वो भी अपने से लोअर लेवल के क्रिएचर से वो हार रहा था। जीतने की उम्मीद छोड़ गुल्ला भड़क पड़ता है और सब कुछ छोड़ पूरी ताकत से वो रेड आंट पे धावा बोल देता है। अपने नुकीली पंजों से, अपने वैम्पायरिक दांतों से, अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को यूज करके, हर एक स्किल्स को यूज करके गुल्ला रेड आंट से लड़ने लगा था। पर रिजल्ट पहले से ही डिसाइडेड हो रखा था क्योंकि गुल्ला रेड आंट के फैमिली पे हाथ डाला था, उसके मास्टर को मारना चाहता था, उसके घर को तबाह किया था, तो रेड आंट गुल्ला को आसान मौत नहीं देने वाला था। दर्द खाके भी रेड आंट गुल्ला को टॉर्चर पे टॉर्चर करता है, उसकी खाल उखेड़ देता है, चीर फाड़ दे के गुल्ला को वो भयानक मौत देता है। पर ये सब करके रेड आंट पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था और देखते ही देखते वो वहां पड़ के सो गया था। अपने गोल्डन आंट वाले रूप में लौट आया था। गोल्डन आंट अब शांति से सोने वाला था क्योंकि अपने कॉमरेड्स का बदला वो ले लिया था। दूसरी ओर भागती लैलिंग के सामने शाओलिंग आ गई थी। दोस्ती करने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए वो पहुंच गई थी। लैलिंग शाओलिंग को गुमराह करने की कोशिश करती है, भड़काने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही उसकी दुश्मनी निकालते हुए शाओलिंग को वो मारने की भी कोशिश करती है। पर शाओलिंग लैलिंग के हाव भाव को समझ गई थी और फ्लेम एनर्जी यूज करके लैलिंग को वो दूर फेंक दी थी। शाओलिंग डॉक्टर से लैलिंग को ना मारने की प्रॉमिस जरूर की थी, पर लैलिंग को टॉर्चर ना करने की, लैलिंग को हेल का टूर ना देने की वो प्रॉमिस बिल्कुल नहीं की थी। शाओलिंग लैलिंग को पंचेस पे पंचेस मारने लगती है। लैलिंग शाओलिंग से लड़ने की कोशिश तो करती है, पर शाओलिंग से फ्लेम फिस्ट का अटैक खा के फिर से दूर जा गिरती है। शाओलिंग वही नहीं रुकी थी, अपने फ्लेम बटरफ्लाई से शाओलिंग लैलिंग को जलाने लगी थी। मार मार के लैलिंग को वो धरती पे गाड़ने लगी थी। लैलिंग शाओलिंग से माफी मांगने लगती है और मौका पाके अपना असली रंग दिखाते हुए अचानक हमला करने की फिराक में होती है। पर शाओलिंग लैलिंग के हाथों में स्वॉर्ड फ्लेम घुसा के उसको टॉर्चर पे टॉर्चर करने लगती है और बाद में लैलिंग को वो विंड वुल्व्स का खाना बनाने के लिए उनके सामने वो छोड़ देती है और होता भी वैसा ही है। विंड वुल्व्स देखते ही देखते लैलिंग को चीर फाड़ देते हैं, उसको बेरहमी से चबाने लगते हैं, उसको जिंदा ही खाने लगते हैं। सीन स्टार्ट होता है शाओलिंग से, जो अपने मास्टर के पास जल्द से जल्द जाना चाहती थी पर जा नहीं पा रही थी। शाओलिंग लैलिंग को मार तो दी थी, पर पता नहीं क्यों अपनी बॉडी में वो बहुत पेन महसूस कर रही थी, पावरलेस महसूस कर रही थी। शायद इंसानों का स्पिरिचुअल बैरियर टूल सच में काम में आ रही थी।
वहीं मिस्टी माउंटेन के साउदर्न कॉर्नर में बैटल आमने सामने चल रहा था। गोरिल्लास धावा बोल रहे थे, इंसानों पे अटैक करते जा रहे थे। वहीं ह्यूमंस भी पीछे नहीं थे। आर्टिलरीज की बॉम्बार्डमेंट कर करके ह्यूमंस गोरिल्ला के बीच आतंक मचा रहे थे। फॉल्कन्स और फॉग बीस्ट भी लगातार लड़ते चले जा रहे थे, पर लगातार लड़ाई से हाई स्पीड फॉल्कन्स की रफ्तार थोड़ी थोड़ी कम होने लगे थे। पहले की तरह फॉल्कन्स अब सुपर फास्ट नहीं रहे थे। मौके का फायदा उठाते हुए सुप्रीम कमांडर फॉल्कन्स पे टूट पड़ने का कमांड दे दिया था। आर्टिलरीज और सुपर ह्यूमन के पावर से सुप्रीम कमांडर फॉल्कन्स को धर दबोचने लगा था। पर इंसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्री रूट्स थे, जो हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। डैमेज खा के चुटकियों में हील हो रहे थे। अपने पावर से बीस्ट को वो डिफेंड करते जा रहे थे। ह्यूमंस ज्यादातर फॉल्कन्स को तो हरा दिए थे और फॉल्कन्स का लीडर अब भी आसमान में पंख फैलाए उड़ रहा था और आसमान से धावा बोल के आर्टिलरीज को तबाह कर दिया था। तभी ह्यूमन सोल्जर्स के पीछे मिसाइल ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और धमाके के अंदर से मुंह खोल के एंशिएंट एम्परर एलिगेटर आ जाता है। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर बहुत गुस्से में था और अपनी जेजेंटिक बॉडी और स्पीड से कई सारे सोल्जर्स को एक साथ कच्चा चबाता जा रहा था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के बैटल फील्ड में आते ही उसका ट्रांसमिशन स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो के पास पहुंच चुका था, जहां खोए हुए एलिगेटर को फिर से पाके स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो का स्टाफ खुश हो रहा था। इस बार एलिगेटर को खत्म कर देने का प्लान बनाने लगा था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर दहाड़ने लगता है, सोनिक ब्लेड यूज करके सामने के सोल्जर्स को काट के रख देता है। और ये सब देख सुप्रीम कमांडर चिंता में पड़ गया था, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कमांडर प्रिपेयर जो नहीं हुआ था। क्योंकि सोल्जर्स को मारते मारते एंशिएंट एम्परर एलिगेटर सुप्रीम कमांडर के कैंप की ओर ही बढ़ रहा था, तो सुप्रीम कमांडर एयर फोर्स को पैरालाइजिंग बॉम्ब यूज करने का कमांड दे देता है। पिछली बार की तरह वो एलिगेटर को जमाने की फ्रीज करने की कोशिश करने लगता है। कमांड पा के सारे सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं और एयर फोर्स को एलिगेटर को हैंडल करने को छोड़ देते हैं। पर ह्यूमन और उनके सुप्रीम कमांडर गलती कर देते हैं, एलिगेटर की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। पिछली बार ह्यूमंस सक्सेसफुल हुए थे क्योंकि एलिगेटर अकेला था, उसकी मदद करने वाला आसपास कोई नहीं था। पर ह्यूमंस अभी भूल चुके थे कि इस बार एलिगेटर उनके इलाके में नहीं बल्कि एलिगेटर के इलाके में वो लोग थे और एलिगेटर को वो लोग इजीली इस बार फ्रीज नहीं कर सकते थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स एलिगेटर पे मिसाइल की बॉम्बार्डमेंट करने लगते हैं, उस पे फ्रीजिंग मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश करने लगते हैं, वैसे ही एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अपने मास्टर को बुला लेता है और देखते ही देखते बाजी पलट जाता है। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को डिफेंड करने ट्री रूट्स आ चुकी थी और अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स और जेट प्लेन्स को मच्छर की तरह मारने लगे थे। सिर्फ एयर यूनिट्स ही नहीं, जमीन के टैंक्स भी जीव के गुस्से से नहीं बच पाए थे और सर्पेंटाइन रूट्स की चपेट में आके टैंक्स चकनाचूर हो गए थे। उसी धमाके के बीच एंशिएंट एम्परर एलिगेटर सुप्रीम कमांडर को देख चुका था और उसकी ओर सुपर स्पीड से आने लगा था। क्या इस सब के पीछे तुम ही हो? तुम्हें ही मार दूंगा तो लड़ाई यही खत्म हो जाएगा, बोल के एंशिएंट एम्परर एलिगेटर मुंह खोल के सुप्रीम कमांडर को चबा देने की कोशिश करता है। पर तभी वहां ब्लास्ट होने लगते हैं। बाकी के एयर यूनिट्स और टैंक सुप्रीम कमांडर के बचाव में आ चुके होते हैं। सीन शिफ्ट होता है चाइना फेडरेशन में, जहां एक मिसाइल प्रिपेयर किया गया था जो ह्यूमैनिटी का लास्ट रिजोर्ट था और अगर जनरल ली मिस्टी माउंटेन में हार गया तो मिसाइल मिस्टी माउंटेन को एलिमिनेट करने को, डिस्ट्रॉय करने को रेडी किया गया था। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन के सेंटर में जीयू और जनरल ली के बीच लड़ाई जोर शोर से चल रहा था। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तुम मुझे नहीं हरा सकते इंसान, बोल के जहां जीयू जनरल ली को धमकाते चला जा रहा था, वहीं तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? क्या तुम्हें मैं ऐसा इंसान दिखता हूँ जो इतनी जल्दी हार मानता है? अरे बीस्ट, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, बोल के जनरल ली पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। जनरल ली की बातें सुन जीयू फुल पावर में आ जाता है और अपना असली पावर दिखाने को वो सोच लेता है। जैसे ही जीयू फुल बैटल मोड में आता है, धरती कांपने लगती है, स्टोन पिलर्स बढ़ने लगते हैं, जीयू की ब्रांचेस और लीव्स लहराने लगते हैं और ट्रेमेंडस एनर्जी निकालते हुए जीयू एक ईवल सा स्माइल देने लगता है। ऐसी एनर्जी जनरल ली अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था और अपने करंट स्टेट में वो विलो ट्री के सामने बस एक चींटी की तरह ही था। पर जनरल ली के पास अब भी एक ट्रम्प कार्ड बाकी था। वो अपने साथ कुछ स्पिरिचुअल और एक्सपेरिमेंटल पिल लेके आया था, जिससे जनरल ली विलो ट्री का सामना कर सकता था।
नॉर्मली जनरल ली उस पिल को कभी नहीं खाता, पर अगर वो विलो ट्री को ना रोका, यही उसको खत्म नहीं किया, तो ह्यूमैनिटी बर्बाद हो सकता था और ये रिस्क जनरल ली नहीं ले सकता था। जैसे ही जनरल ली पिल को खाता है, वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। उसकी आंखें लिजर्ड जैसे बन जाते हैं, उसका बॉडी डार्कन हो जाता है। जनरल ली देखते ही देखते थर्ड ट्रांसेंडेंट लेवल में पहुंच जाता है। जहां जीव का स्पिरिचुअल वैल्यू 4,90,000 था, वहीं जनरल ली का स्पिरिचुअल वैल्यू 6,80,000 का हो चुका था और दोनों का असली बैटल अब शुरू हुआ था। जीव अर्थ स्पाइक एक्टिवेट कर देता है और कई मीटर्स तक धरती को कांटों में तब्दील कर देता है। वहीं अर्थ स्पाइक को डॉज करते हुए जनरल ली जीव के पास पहुंच जाता है और लाइट स्पीयर निकाल के जीव पे हमला कर देता है। जीव ये भाग चुका था और अपने लीफ स्टॉर्म से लाइट स्पीयर को वो ब्लॉक कर दिया था। उन दोनों के बैटल से इतना एनर्जी निकल रहा था कि आसपास के स्टोन बोल्डर्स टूट के बिखर रहा था, तूफान आने लगा था। जैसे ही फिर से जनरल ली जीव पे अपने लाइट स्पीयर से हमला करता है, वैसे ही जीव उसे अपने ब्रांचेस से ब्लॉक करता है और अर्थ एलिमेंट यूज करके जनरल ली को पंच मार के दूर फेंक देता है। पर फिर भी जनरल ली हार नहीं माना था। अपने की एनर्जी यूज करके जनरल ली 10,000 एनर्जी सोर्स निकालता है और सारे सोर्स को जीव पे अनलीश कर देता है। जनरल ली के ये अटैक भी बेकार हो गया था, क्योंकि जीव अपने रूट से बोल्डर्स को तोड़ दिया था और उनसे एक गदा बना के जनरल ली के सोर्स को रोक लिया था। जीव उतने में ही नहीं रुका था, उसी स्टोन गदा से जीव जनरल ली को मार मार के जमीन में पटक दिया था। जितना जनरल ली जीव के रूट्स को काट रहा था, उतने ही जीव अपने रूट्स को इंस्टेंटली रीजनरेट कर रहा था। कभी ब्रांचेस से तो कभी लीफ ब्लेड से जीव जनरल ली को खून की उल्टी करवा रहा था। लड़ते लड़ते जनरल ली विलो ट्री के पावर्स को समझने लगा था। डायरेक्ट अटैक से जनरल ली जीव द विलो ट्री से नहीं जीत सकता था, पर जीव की एक कमजोरी जनरल ली भांप चुका था। हर मॉन्स्टर्स की तरह जीव का भी एक स्पिरिचुअल कोर था और वही जीव का सबसे बड़ा कमजोरी था। जनरल ली अपना सब कुछ लगा के जीव की ओर भागता है और अपने लाइट स्पीयर से जनरल ली जीव के कोर को यानी उसके फेस को क्रैक कर देता है। पर कुछ अनोखा होता है। जनरल ली कोर तोड़ के जीव का किस्सा खत्म करना चाहता था, पर जीव के कोर को तोड़ के जनरल ली गूस बम्स महसूस कर रहा था। वो अजीब सी डर महसूस करने लगा था, जैसे कि किसी चेन बीस्ट को कोई अनलीश कर दिया हो, खोल दिया हो। वैसे ही मुस्कान अब जीव देने लगा था। एक ईवल खौफनाक स्माइल जीव अब देने लगा था। दूसरी तरफ फेडरेशन के प्रेसिडेंट ऑफिस में बातचीत चल रहा था। जनरल ली के रेस्पॉन्स का इंतजार हो रहा था। जहां बैटल के रिजल्ट सुन प्रेसिडेंट चिंता में पड़ गया था, वहीं मिसाइल लॉन्च होने को रेडी हो गया था। सीन स्टार्ट होता है बैटलफील्ड से, जहां जनरल ली और जीव लड़े जा रहे थे। अपने फैमिली, अपने स्पीसीज के लिए एक दूसरे का खून करना चाहते थे। लड़ते लड़ते जनरल ली सोचने लगता है कि वो ट्रांसेंडेंट लेवल 3 का सुपर ह्यूमन है, फेडरेशन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, जो ना जाने कई बैटल जीता है, पर फिर भी वो एक सेकेंड ऑर्डर के बीच से जीत नहीं पा रहा है। अपनी फुल पावर यूज करके बस विलो ट्री के कोर को क्रैक ही कर पाया है। जनरली ये भी सोच रहा था कि वो अगर ये बैटल नहीं जीता तो बहुत कुछ हार जाएगा। उसका फैमिली, उसका फेडरेशन, पूरा ह्यूमैनिटी के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके कंधे पे बहुत बड़ा बोझ है, तो उसे लड़ता ही रहना पड़ेगा। किसी भी हाल में विलो ट्री को वहीं खत्म कर देना पड़ेगा। अपनी बकवास बंद करो। तुम इंसान हमें सोच के क्या रखे हो? तुम क्या सोचते हो? बस इंसान को ही जिंदा रहना चाहिए और दूसरे स्पीसीज को, मेरे सबऑर्डिनेट्स को मर जाना चाहिए? अगर ये ह्यूमैनिटी है तो ह्यूमैनिटी को खत्म हो जाना चाहिए। वो तुम लोग थे जो मिस्टी माउंटेन में आए थे, मिस्टी माउंटेन को घेर लिए थे, हमें बार बार हराश कर रहे थे। उसके बदले हम लोग क्या किए? क्या हम भी तुम्हारे सिटीज को अटैक किए? क्या तुम्हारे गांव को हम लोग जला दिए? नहीं ना। तो तुम लोगों को किसने हक दिया ये सब करने की? बस तुम लोग हमें समझते नहीं, हमसे डरते हो, तो क्या तुम लोग हमें मार दोगे? जीव जनरल ली को धमका ही रहा था कि जनरल ली के ट्रांसमीटर एक सिग्नल को पकड़ता है, जिसमें उससे फेडरेशन का एक मैसेज आता है।
मैसेज में फेडरेशन का ऑफिसर जनरल ली को बोलता है कि उसका कॉम्बैट टाइम ओवर हो चुका है, उसे जल्दी से जल्दी अपने सोल्जर्स के साथ उस एरिया को खाली कर देना चाहिए। जनरल ली को अपने सोल्जर्स के साथ विलो ट्री से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि विलो ट्री का लोकेशन सैटेलाइट के जरिए पिन पॉइंट कर दिया गया है और उस पे स्पिरिचुअल एनर्जी का मिसाइल लॉन्च कर दिया जाएगा। विलो ट्री को वही मिसाइल से मार दिया जाएगा। मैसेज पा के जनरल ली थोड़ी देर सोचने लगता है और ऑफिसर के कमांड को डिक्लाइन कर देता है। जनरल ली बोलने लगता है कि उसकी भी एक डिग्निटी है, वो थॉट ट्रांसेंडेंट का है, पर फिर भी वो एक सेकंड ऑर्डर के बीच से हार रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान लेगा। जनरल ली बोलने लगता है कि वो विलो ट्री से आखिरी दम तक लड़ेगा। जनरल ली की बातें सुन फेडरेशन का ऑफिसर ही नहीं बल्कि जनरल लाओजाओ भी कंफ्यूज हो जाता है। जनरल लाओजाओ जनरल ली को समझाने लगता है कि वो फेडरेशन का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। अगर वो विलो ट्री के पास रहा तो मिसाइल के इम्पैक्ट से विलो ट्री के साथ साथ वो भी मारा जा सकता था, इसीलिए उसे ऑफिसर की बात मान लेना चाहिए, क्योंकि फेडरेशन जनरल ली जैसे पावरफुल लीडर को खो नहीं सकता। जनरल लाओ जाओ की बातें सुन जनरल ली सिचुएशन को समझ जाता है और विलो ट्री से आखिरी तक लड़ने का प्लान को ड्रॉप कर देता है। जनरल ली वहां से जाने तो लगता है, पर जाते जाते विलो ट्री को वो वार्निंग भी दे जाता है। वार्निंग की वहां एक मिसाइल गिरने वाला है जिससे विलो ट्री कंप्लीटली मरने वाला है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिसाइल का स्पिरिचुअल पावर 1 मिलियन के आसपास था और पूरे कंट्री के साइंटिफिक दिमाग मिलके उस मिसाइल को बनाया था। नॉर्मली उस मिसाइल को फेडरेशन लॉन्च नहीं करता, पर विलो ट्री का डेंजर सच में बहुत ज्यादा था और अगर उसे मैनकाइंड नहीं रोकता तो सबका मरना पक्का था। मिसाइल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा रेडिएशन निकाल सकता था, पूरे एरिया को वो रेडिएशन जोन में म्यूटेशन जोन में चेंज कर सकता था। जनरली वहां से भाग निकलता है और जीव वहां से भाग नहीं सकता समझ के हंसने लगता है। देखते ही देखते मिसाइल जीव की ओर बढ़ने लगता है और मिसाइल को आते देख जीव अपने सारे रूट्स को खुद को डिफेंड करने के लिए वापस बुला लेता है। जीव अपने आप को रूट से घेर लेता है, प्रोटेक्शन का एक डोम बना लेता है, पर मिसाइल के सामने प्रोटेक्टिव रूट्स कुछ काम का नहीं आता। देखते ही देखते रूट्स को चीरते हुए जलाते हुए मिसाइल जीव के पास पहुंच जाता है। जीव के कोर से टकरा के जीव के कोर को तोड़ के मिसाइल अंडरग्राउंड केव में चला जाता है और वहां एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। एक भयानक एक्सप्लोजन होता है, पूरा कैनियन आग के लपटों से घिर जाता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और उसी धुएं के बीच जीव खो जाता है। जहां मिसाइल के सक्सेसफुल एक्सप्लोजन से फेडरेशन खुश हो रहा था, मिशन सक्सेसफुल हुआ है बोल के चीयर कर रहा था, वहीं जनरल ली अपने फेलो सुपर ह्यूमन सोल्जर्स के पास पहुंच चुका था और उस सिचुएशन के बारे में उनसे अपडेट पा रहा था। सोल्जर से पता चलता है कि सारे मिसाइल व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए थे। रूट्स और एलिगेटर मिलके मशीनों के बैंड बजा दिए थे। एलिगेटर खुद 10,000 सोल्जर्स को खत्म कर दिया था और उनके साथ साथ सुप्रीम कमांडर को भी खा दिया था। पर आखिरकार एलिगेटर भी सोल्जर्स के मिसाइल की चपेट में आ ही गया था और बैटलफील्ड में मारा गया था। सैटेलाइट से फेडरेशन को पता चल गया था कि विलो ट्री मारा जा चुका था, क्योंकि 3 लाख स्पिरिचुअल वैल्यू से मिस्टी माउंटेन का स्पिरिचुअल वैल्यू अब बस 1000 ही हो गया था। सारे सोल्जर्स मिस्टी माउंटेन को इवैक्यूएट करने ही वाले होते हैं कि वहां साउलिंग आ जाती है, और क्योंकि वो अपने मास्टर से टेलीपैथी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी इसलिए बहुत गुस्से में होती है। देखते ही देखते साउलिंग भड़क जाती है और सारे सोल्जर्स पे हमला करने लगती है। जहां साउलिंग के ऐसे बर्ताव देख फेडरेशन के सोल्जर्स सुपर ह्यूमंस कंफ्यूज हो रहे थे, वहीं साउलिंग सबको अपना असली रूप दिखाने लगती है। साउलिंग बोलने लगती है कि जीव उसका मास्टर था, उसके पिता समान था। तुम लोगों ने मेरे परिवार को मारा है बोल के साउलिंग स्पिरिचुअल फ्लेम से जलने लगती है और सबसे पहले वो जनरल ली को ही टारगेट करती है। जनरल ली सोचा भी नहीं था कि साउलिंग ही वो ट्रेटर थी जो सारी खबर मिस्टी माउंटेन में पहुंचा रही थी, पर जब ट्रेटर के बारे में पता चल ही गया था तो जनरल ली साउलिंग को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। गुस्से में जैसे ही एक सुपर ह्यूमन साउलिंग की ओर झपटता है वैसे ही वो 2 टुकड़ों में बट जाता है। साउलिंग की चारों तरफ सिल्वर सेंटीपीड आ चुकी थी और साउलिंग को अपने मास्टर के रूप में बचाने लगी थी। ये वही सिल्वर सेंटीपीड थी जो स्पिरिचुअल स्टोन माइन में एक टाइम कहर मचा के रखी थी, हजारों सुपर ह्यूमंस को मौत के घाट उतार दी थी और पावर में वो सेकंड ट्रांसेंडेंट लेवल की थी। वही सिल्वर सेंटीपीड अब साउलिंग से मर्ज हो गई थी और उससे लड़ना नॉर्मल सोल्जर्स के लिए इम्पॉसिबल थी। अपने सोल्जर्स को डिफेंड करने के लिए जनरल ली आगे आ जाता है और साउलिंग उस पर हमला कर देती है। जनरल ली बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो इजीली साउलिंग के अटैक से अपने आप को डिफेंड करके साउलिंग को दूर फेंक दिया था।
मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानने लगा था, तुम्हें मैं स्टूडेंट बनाना चाहता था, पर तुम एक ट्रेटर निकली। बोल के जैसे ही जनरल ली अपना डिसअपॉइंटमेंट जताता है, वैसे ही चुप हो जाओ, तुम्हारी मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, बोल के सावलिंग फूट फूट के रोने लगती है और आग बबूला होकर अपनी फुल पावर से सावलिंग जनरल ली से लड़ने लगती है। दोनों के बीच लड़ाई घमासान तरीके से चल रहा होता है, पर लड़ाई में सावलिंग जनरल ली को हरा नहीं पा रही होती है। जनरल ली बहुत स्ट्रांग था और हर बार सावलिंग को वो पछाड़ रहा था। सावलिंग, तुम अभी अभी ट्रांसेंडेंट रैंक में पहुंची हो, तुम अभी बच्ची हो, तुम और आगे जाके इम्प्रूव हो सकती थी, पर अफसोस तुम्हें माफी नहीं दिया जा सकता, तुम्हें यही मरना पड़ेगा। जनरल ली की बातें सुन सावलिंग चीखने लगती है और अपने फ्लेम बटरफ्लाई स्किल को एक्टिवेट करने लगती है, पर बीच में ही उसे जनरल ली रोक लेता है और उसे अपने लाइट स्पीयर से अटैक करके दूर फेंक देता है। जनरल ली सावलिंग को खत्म करने ही वाला था कि विंडुल्स सावलिंग को बचाने आ जाते हैं और जनरल ली को कच्चा चबाने लगते हैं। सीन स्टार्ट होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस से। जियू का सेल्फ कॉन्शियसनेस जो अंधेरे में था, सोच में पड़ गया था। जियू सोचने लगा था कि वो अकेला हो गया है। व्हाइट टाइगर मर चुका है, गोल्डन मंकी मर चुका है, गोल्डन आंट मर चुका है, वाइल्ड बोर मर चुका है, हर कोई मर चुका है और अपनी फैमिली के बिना वो अकेला पड़ गया है। जियू के सामने उसका फैमिली, उसका सुनहरा पल रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा था और इन सब का जिम्मेदार इंसान था। दूसरी तरफ विंडुल्स सावलिंग को बचाने के लिए जनरल ली से भिड़ गए थे, उसको चबाने लगे थे। ये विंडुल्स जियू के आखिरी बचे विंडुल्स थे जो अपने मास्टर को, अपने एरिया को बचाने का पूरी कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी वो जनरल ली के सामने टिक नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते विंडुल्स को जनरल ली पछाड़ देता है और अपने लाइट स्पीयर से उनका गर्दन काट के उनको वहीं खत्म कर देता है। सावलिंग अपने हर एक फैमिली मेंबर को खो चुकी थी, जिनके साथ वो खुशनुमा टाइम बिताई थी, जिनके साथ वो खेली थी, उनमें से किसी को भी वो बचा नहीं पाई थी। और अब तो विंडहुल्स भी मारे गए थे, सावलिंग का दिल टूट के बिखर गए थे। सावलिंग कमजोर हो चुकी थी, पर फिर भी वो खड़ी थी। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोगों ने एक फलते फूलते सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। बस क्यों? क्योंकि तुम लोग उनको समझ नहीं पाए। क्या इंसानों के लिए लड़ाई ही सब कुछ है? बोल के सावलिंग फुट फुट के रोने लगती है। पर इंसान तो जिद्दी थे। जनरल ली पे सावलिंग की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। जनरल ली सावलिंग को चुप रहने को बोलता है। जनरल ली बोलने लगता है कि उसकी नजरों में बीस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, और हो भी क्यों। बीस्ट ह्यूमंस की बराबरी नहीं कर सकते, ना ही स्ट्रेंथ में, ना ही दिमाग में। बीस्ट से ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेंजर है और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बीस्ट का मरना जरूरी है। क्योंकि सावलिंग बीस्ट की तरफदारी कर रही थी, उनके साइड से लड़ रही थी, तो उसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। जनरली गुस्से से सावलिंग की तरफ भागता है और अपने लाइट स्पीयर से सावलिंग पे जानलेवा हमला कर देता है। वहीं सावलिंग थक चुकी थी और वो लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। पर जनरली सावलिंग को कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि ऐन वक्त पे वहाँ जियू आ चुका था। जियू अब बरसक मोड में आ चुका था, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो पहले की तरह नॉर्मल ट्री बन के नहीं रहा था, पर एक डिमोनिक ट्री में तब्दील हो चुका था। उसके चारों ओर हेलफायर जलने लगा था और ट्री से उल्टा जियू वहाँ एक ही छलांग में पहुंच गया था। जियू वहाँ पहुंच के एक डेंजरस दहाड़ देने लगता है और जियू की दहाड़ से पूरा बैटलफील्ड कांपने लगता है। सावलिंग को अकेले छोड़ दो, बोल के जियू अपने बचे कुचे रूट्स को इंसानों पे अनलीश कर देता है और अपने रूट्स के तले सुपर ह्यूमंस को कुचलने लगता है। जनरली खौफ में पड़ गया था, वो सोच में पड़ गया था कि किसी भी हाल में ये विलो ट्री मर क्यों नहीं रहा था। दूसरी तरफ जियू को नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे थे, सारे ब्रांचेस डैमेज हो चुके थे, 9 रूट्स भी अपने लिमिट में पहुंच चुके थे और जियू के कोर के टूटने से रीजनरेशन एबिलिटी रुक गए थे। सिस्टम वार्निंग देने लगा था, 10 मिनट में सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा बोल के अलर्ट देने लगा था, पर जियू सिस्टम की वार्निंग पे ध्यान नहीं देता और बरसक मोड में इंसानों पे कहर बरसाने लगता है। वो किसी को भी वहां से जिंदा भेजने वाला नहीं था, सबकी बॉडी पे वो फीस्ट करने वाला था, खून की दावत करने वाला था। जितने सुपर ह्यूमंस जियू के पास जा रहे थे, उतने ही जियू के रूट से वो कुचले जा रहे थे।
किसी का सर काट के जीव इंसानों को मार रहा था तो किसी को बीच से ही 2 टुकड़ों में काट के रख रहा था। मासिव एक्सप्लोजन हो रहे थे और जीव के हाथों इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे थे। जनरली सुपर ह्यूमन सोल्जर्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, उन्हें जीव से भागने को बोल रहा था, पर ऐसे उथल पुथल में कोई उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। मजबूर होकर जनरली अपने लाइट स्पीयर को हाथ में लिए जीव की ओर भागता है और अपने लाइट स्पीयर से जीव की कोर को फिर से डैमेज कर देता है, पर फिर भी जीव जिंदा था। उल्टा जीव के रूट्स आके जनरल ली के हाथों को काट के रख दिया था। जीव जनरल ली को अपने रूट्स में जकड़ देता है, रूट्स को उस पे कसने लगता है और जनरल ली को पकड़े हुए वो बचे हुए ह्यूमंस की ओर तेजी से भागने लगता है। जीव का टारगेट अब साउदर्न मिस्टी माउंटेन था और जिस तेजी से जीव भाग रहा था उसकी स्पीड से पूरा मिस्टी माउंटेन में भूकंप आ रहा था। साउदर्न मिस्टी माउंटेन में सारे के सारे ह्यूमंस इकट्ठे हुए थे और अपनी जीत का वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। वहाँ किंग कॉन्ग मरा पड़ा था और उसके साथ साथ कई गोरिल्लास और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर भी मर चुका था। क्योंकि विलो ट्री के डेथ के बारे में सुपर ह्यूमन सोल्जर्स मैसेज पा चुके थे तो बेखबर होके सारे माउंटेन बीस्ट को वो मार सकते थे। कुछ तो जनरल ली का पोजीशन भी लेना चाहते थे और पूरे फोर्स को कमांड करना चाहते थे। उनके सुनहरे सपनों को तोड़ते हुए बिखेरते हुए जीव वहाँ आ जाता है और डेविल की तरह वहाँ हाहाकार मचाने लगता है। ह्यूमंस की नजरों से जीव एक ऑक्टोपस डेविल जैसा लग रहा था जो अपने पावर से हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स को मक्खी की तरह मसल के रख रहा था, जिसपे गोलियों की कोई असर नहीं हो रहा था और जो हर एक अटैक से किसी का गर्दन उड़ा रहा था। अब तो जनरल ली भी दर्द के मारे चीख चिल्ला रहा था। पहली बार वो मौत को इतने करीब से देख रहा था। तुम लोग मेरे परिवार को खत्म किए हो, अब तुम लोग धरती से ही मिट जाओ, बोल के जीव मैसेकर पे मैसेकर करने लगता है और लास्ट में जीव जनरल ली को अपना आहार बना लेता है, कच्चा निगल जाता है। नजारा खौफनाक था, दिल दहला देने वाला था और ये नजारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च मॉनिटरिंग ब्यूरो देख रहा था और अपनी आंखों पे कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। मिस्टी माउंटेन में 50,000 यूनिट्स गए थे और उनमें से कोई भी नहीं बच पाए थे, सब के सब मिट्टी में मिल गए थे। जीव के पास बस 1 ही मिनट बचा था और अपने आखिरी 1 मिनट में जीव सावलिंग के पास आता है और उसे ना रोने को बोलता है। जीव बोलता है कि जितने भी इंसान सावलिंग के असली रूप को देखे थे वो सब मारे जा चुके हैं, अब सावलिंग को इंसानों के पास लौट जाना चाहिए। जीव ये भी बताता है कि पिछले जन्म में वो एक इंसान था पर इस जन्म में वो बीस्ट को ही अपना फैमिली मानता था, अपना सब कुछ मानता था और उस फैमिली का हिस्सा सावकिंग और सावलिंग दोनों थे। जीव की बातें सुन सावलिंग इमोशनल हो जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। जितना दर्द सावलिंग महसूस कर रही थी उससे कहीं ज्यादा दर्द जीव महसूस कर रहा था। उसका पूरा का पूरा परिवार ही खत्म जो हो गया था। लड़ाई तो वो जीत गए थे पर उसकी कीमत बहुत बड़ा था। कुछ भी हो जाए सावलिंग, तुम्हें सर उठा के जीना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। शायद हमारा टाइम इतना ही था, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, बोल के जीव डिसअपियर होने लगता है और जीव को डिसअपियर होते देख सावलिंग अपने आप को संभाल नहीं पाती है। सीन शिफ्ट होता है एक डार्क स्क्रीन में जहाँ एक अनजान आवाज सिस्टम का आवाज आ रहा था। सिस्टम अपने आप को बैकअप कर रहा था, रिपेयर कर रहा था और देखते ही देखते सिस्टम रिबूट हो गया था, एक्टिवेट हो गया था। जो जीव मर चुका था वो अपने आप को एक अनजान डायमेंशन में पाता है। जीव के मन में कई सारे सवाल थे, वो कहाँ है, वो मर चुका है तो जिंदा कैसे है और उसको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, बोल के जीव सोच में पड़ गया था। तभी सिस्टम बार उसके सामने आ जाता है और जीव के सवालों का एक एक करके आंसर देने लगता है। सिस्टम बोलता है कि जीव मर चुका है पर जीव एज अ विलो ट्री अब तक नहीं मरा है। जल्द ही डार्कनेस आने वाला है और तब उस दुनिया को एक गॉड की जरूरत होगी और वो गॉड जीव होगा। जीव को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा क्योंकि ह्यूमंस तो बस शुरुआत भरी हैं, असली डेंजर तो आने वाला है। सिस्टम जीव के साथ एक डील करता है। सिस्टम जीव को ग्रेटर स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, पर इन रिटर्न जीव को फ्यूचर में उसे हेल्प करना पड़ेगा। क्योंकि कोई ऑप्शन था ही नहीं तो जीव उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और सिस्टम की असली पहचान को पूछने लगता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि सिस्टम तो बस एक बहाना था, सिस्टम के पीछे एक पावरफुल एंटिटी था जो जीव को अपना पावर देने वाला था, जीव से मर्ज होने वाला था, पर अपना पहचान वो जीव को अभी नहीं देने वाला था।
जैसे ही जीव प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देता है, मिस्टी माउंटेन में एनर्जी की बारिश होने लगती है। शाओलिन के हाथों में ठहरा जीव का टूटा कोर ग्लो होने लगता है, रूट्स हील होने लगते हैं, ब्रांचेस फिर से उगने लगते हैं और रूट्स सारे के सारे बीज को अपने स्पिरिचुअल लेक की ओर लेने लगते हैं। जीव का न्यू फॉर्म मिट्टी से ग्रो होने लगता है और अपने साथ साथ सारे के सारे बीज को रिवाइव करने लगता है। दूसरी तरफ गहरे समंदर से ट्रांसेंडेंटल बीस्ट नदी की ओर आ रहे थे और वो कोई मामूली बीस्ट नहीं थे, बल्कि फिफ्थ ट्रांसेंडेंटल और उसके ऊपर के मराइन बीस्ट थे। सीन स्टार्ट होता है एक मिरेकल से, मिरेकल जो शाओलिन के सामने हो रहा था। डेस्ट्रॉयड जीव हील हो रहा था, मानो वो रेजरेक्ट हो रहा था। जीव द विलोट्री अब ग्रेट विलोट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जीव की हाइट अब जायंटिक हो चुका था, वो बड़ा और स्ट्रोंगर लगने लगा था और देखते ही देखते शाओलिन के हाथों से जीव का कोर जाके विलोट्री का चेहरा बन गया था। बस जीव ही नहीं, जीव अपने साथ साथ अपने सारे फैमिली मेंबर्स को भी रेजरेक्ट कर लिया था। हर एक बीस्ट, हर एक ह्यूमन जो जीव के साथ लड़ा था, वो एक एक करके होश में आ रहा था। हर कोई पहले जैसा बन चुका था, बड़ी से बड़ी घाव भी हील हो चुका था, यहाँ तक कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर का टूटा हुआ हॉर्न भी कंप्लीटली रिकवर हो गया था। सब के सब कंफ्यूज थे क्योंकि वो सब लोग मारे गए थे, पर अचानक सबके सब अपने आप को वर्ल्ड ऑफ लिविंग में फिर से पा रहे थे। पर सबके सब बेहद खुश थे क्योंकि सबके सब अपनों के बीच जो थे, कोई अपने बच्चों को देख खुश था तो कोई अपने सबॉर्डिनेट्स और फ्रेंड्स को देख खुश था। सम टोटल केनियन में खुशियां लौट के आ गया था। वहीं किंग जाओ और लैंगफेंग जीव के साथ एक लड़की को देख कंफ्यूज हो रहे थे और उसकी ब्यूटी से वो मदहोश हो रहे थे। शाओलिन से किंग जाओ और लैंगफेंग अनजान थे, पर जल्द ही पहचान वो बनाने वाले थे। दूसरी ओर जीव होश में आ चुका था और होश में आते ही वो सबसे पहला काम सैटेलाइट को तोड़ने का किया था। जीव अपने ब्रांचेस को लहराने लगता है और आसमान में एक दरार बना के, पोर्टल बना के अपने विलो फ्लाइंग ब्लेड से ह्यूमन सैटेलाइट पे निशाना साध देता है और देखते ही देखते ह्यूमन सैटेलाइट रिवोल्यूशन करते करते विलो फ्लाइंग ब्लेड के इम्पैक्ट से धमाके के साथ चकनाचूर हो जाता है। जीव शाओलिन को नीचे रख सारे के सारे बीस्ट को अपना स्पीच देने लगता है। जीव बोलने लगता है कि आखिरकार बैटल खत्म हुआ और जीत हम बीस्ट लोगों का हुआ। बैटल जरूर खत्म हुआ पर वॉर अब भी बाकी है। इस बार मैं गलत था क्योंकि मैं इंसानों के साथ मिलजुल के रहना चाहता था, वॉर से बचना चाहता था, पर मैं सबक सीख चुका हूँ, न्यूट्रल होके नहीं रह सकता हूँ। 5 दिनों में स्पिरिचुअल टाइड आने वाला है और हम बीस्ट उसी स्पिरिचुअल टाइड का यूज करेंगे। हम लोग ह्यूमन सिटी पे धावा बोल देंगे, इस वार को खत्म हम ही लोग करेंगे। जीव का स्पीच सुन सारे के सारे बीस्ट चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अपने मास्टर से स्पीच सुन सारे के सारे बीस्ट एनकरेजमेंट महसूस करने लगते हैं। तब जीव उनको शांत करता है और सबको पूरे मिस्टी माउंटेन में फैल जाने को बोलने लगता है। नेक्स्ट बैटल के लिए जीव को कंपेनियंस चाहिए था, बड़ी सी आर्मी चाहिए था और ये सब मिस्टी माउंटेन के अनटच रीजन में आसानी से मिलने वाला था। जीव सोच लिया था कि वो सारे मिस्टी माउंटेन के बीस्ट को इवॉल्व करने वाला था और जो बीस्ट सबमिट ना किए उनको मार डालने का जीव सारे के सारे बीस्ट को कमांड दे दिया था। क्योंकि इंसान सोच रहे थे कि जीव मर चुका है तो उस गलतफहमी का जीव बखूबी फायदा उठाने वाला था। क्योंकि इंसान जीव के फैमिली पे कंकड़ फेंके थे तो जीव अब उन पे पत्थर फेंकने वाला था। इस बार फेडरेशन का किस्सा जीव पूरी तरह खत्म कर देने वाला था। जहाँ सारे बिस्ट रोर कर रहे थे, गुर्रा रहे थे, वहीं हनीपॉट बैजर इमोशनल होके रोने लगा था और उसके साथ साथ विंड वुल्फ भी शामिल हो गया था। हनीपॉट बैजर और विंड वुल्फ सबसे ज्यादा शाओलिन से ही जुड़े थे और उनके नजरों में तो शाओलिन कब का मर गई थी और उनके मास्टर की वजह से शाओलिन शायद रेजरेक्ट हो गई थी। हनीपॉट बैजर और विंड वुल्फ शाओलिन को घेर लेते हैं और उनके लिए वो कितनी इम्पोर्टेंट है वो सारे बीस्ट जताने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है डेजर्ट में, जहाँ नाइनटेल फॉक्स और डिमोनिक काउ घर वापस जा रहे थे। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि नाइनटेल फॉक्स डिमोनिक काउ से बहुत गुस्सा था क्योंकि डिमोनिक काउ मुसीबत में पड़ता रहता था, तो उसकी वजह से नाइनटेल फॉक्स अपने मास्टर से जल्दी मिलने नहीं जा पा रहा था। डिमोनिक काउ और नाइनटेल फॉक्स कई सारे बीस्ट से लड़ चुकी थी और उनका रिसेंट शिकार कुछ डेजर्ट किंग स्नेक्स थे। वहीं दूसरी तरफ केनियन में किंग जाओ बहुत दुखी था।
जो अंडरग्राउंड के वो बड़ी मेहनत से गोरिल्लास के साथ बनाया था वो रुइंस हो चुका था। पर वो खुशकिस्मत था कि वो जियो के साइड पे था, क्योंकि वो रेजरेक्ट जो हो पाया था। किंग जाओ लैंगफेंग को सिटी बिल्डिंग और रुइंस क्लीनिंग के लिए हेल्प मांगता है, पर लैंगफेंग उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही बिजी था। जियो के हर एक रूट अब लेवल 3 में पहुंच चुके थे और पूरे फॉगी माउंटेन को कवर कर चुके थे। उनका ग्रोथ रेट भी बढ़ चुका था और पावर लेवल में रूट्स काफी स्ट्रॉन्गर हो गया था। लेवल 3 में रूट्स कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी गेन कर चुके थे। वो अब किसी से भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। जियो को न्यू एबिलिटीज के एक्सपेरिमेंट के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए था और वो टेस्ट सब्जेक्ट वो हनीपॉट बैजर को ही बना लिया था। जैसे ही जियो अपने रूट से हनीपॉट बैजर को डंक मारता है, वो 3000 स्पिरिचुअल एनर्जी हनीपॉट बैजर से ऑब्जर्व कर लेता है। जियो उस न्यू एबिलिटी से बेहद खुश था, क्योंकि वो बैटलफील्ड में अनलिमिटेडली एनिमीज से स्पिरिचुअल एनर्जी चुरा सकता था। ये वार जियो के लिए बेकार नहीं गया था। जियो का रीजनरेशन स्पीड अब बढ़ चुका था। रीजनरेशन एबिलिटी का कूलडाउन टाइम भी कम हो गया था। अब जियो श्योर हो गया था कि उसके तिनके भर रूट से भी वो धीरे धीरे फुल्ली ग्रो हो सकता था। पर एक सवाल जियो के गले में अब भी फंसा था, उसको रेजरेक्ट आखिर किया कौन था। सीन शिफ्ट होता है सेकेंड मिलिट्री एरिया में, जहाँ टाइट सिक्योरिटी थी और उनके सामने शाओलिंग घायल होकर आ गई थी। शाओलिंग बहुत बहादुर थी, वो अपने मास्टर के काम में फिर से लग पड़ी थी। अवेकनर्स और जनरल ली के बारे में छानबीन करने वो लग पड़ी थी। शाओलिंग को जनरल ली के ऑफिस से तो कुछ नहीं मिला था, उसके कंप्यूटर से तो बस बेकार चीजें ही मिला था। पर उसके ऑफिस में एक सीक्रेट चेम्बर था, जिसके नीचे असली सीक्रेट छिपा था। दूसरी ओर जियो कैनियन में अपना स्पिरिचुअल फील्ड एक्टिवेट कर चुका था, एक प्रोटेक्शन का लेयर बना लिया था। वहाँ स्पिरिचुअल फॉर्म में साओ किंग पहुंच जाती है और अपने मास्टर को सीक्रेट के बारे में बताने लगती है। साओ किंग जियो को बताने लगती है कि जनरल ली शायद इस जनरेशन का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके सीक्रेट चैम्बर में उसे अल्केमी फर्नांस और मेमोरी ऑफ सोर्ड कल्टीवेशन का बुक मिला था। शायद रीबर्थ और रीइंकार्नेशन नया नहीं था, शायद ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुका था। इंसानों के पास अब भी बहुत सारे सीक्रेट्स था, जिनका पता लगाना जियो के लिए बेहद जरूरी था। साओ किंग जियो को ये भी बताने लगती है कि थोड़ी देर के लिए आर्मी सुन पड़ गया है, कुछ देर के लिए इंसान कुछ हरकत नहीं करने वाले हैं। जनरल ली की फोर्स भी अब 8 टुकड़ों में बंटने वाली है और चिंता की कोई विषय नहीं है। साओ किंग जियो को एक्सप्लेन करने लगती है कि वो ह्यूमन नेशन में सबसे हाईएस्ट पोजीशन में जाएगी, फेडरेशन की सबसे ऊपर की ऑफिसर बन के अपने मास्टर की फुल पावर से हेल्प करेगी। हेलो व्यूअर्स, एज ऑफ ट्री हर शनिवार को पब्लिश होते हैं, तो पब्लिश होते ही मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, नो टेंशन। Subscribe and hit the like button if you like my videos, and give a try to my other videos like the Voodoo Witch Doctor. Thank you for watching. सीन स्टार्ट होता है राया माउंटेन से, जहाँ बड़े बड़े आंट हिल्स थे और उसी बड़े बड़े आंट हिल्स में जाजेंटिक आंट्स रहते थे। उसी बड़े बड़े आंट हिल्स में अभी गोल्डन आंट पहुंच चुका था और जाजेंटिक आंट्स को अपने मास्टर के सामने सबमिट करने को बोल रहा था। जो आंट्स उसकी बात नहीं सुन रहे थे, उनको फोर्सफुली सबमिट भी करवा रहा था। रेड आंट तादाद में बहुत ज्यादा थे, पर पावर में बहुत वीक भी थे। उनको लीड कर रही थी एक क्वीन आंट, जो रेड आंट की क्वीन होने के बावजूद भी ब्लू कलर की दिख रही थी। वो आंट से ज्यादा स्पाइडर लग रही थी। अगर इन सबको जियो की आर्मी में शामिल करना है तो उनको स्ट्रॉन्गर बनाना था, और इन सब का जिम्मा अब गोल्डन आंट पे आ चुका था। उसी तरह गोल्डन मंकी भी रिक्रूटमेंट करने के लिए गया था। गोल्डन मंकी के रिक्रूटमेंट्स बबून्स थे, नॉर्मल बबून्स नहीं, जाजेंटिक बबून्स थे। वहीं वॉरहॉग भी रिक्रूटमेंट करने के लिए गया था और जायंट फ्लेम बोर से लड़के बोर के एक झुंड को जियो की आर्मी में शामिल करने के लिए लेके आ रहा था। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर सैलामेंडर्स को लेके आ रहा था और विंड मेंटिस तो अपनी माँ के पास पहुंच गया था। मेंटिस के नेस्ट पे पहुंच गया था। मेंटिस का झुंड भी जियो की आर्मी के लिए एक बेहतरीन एडिशन था, जो फ्यूचर में जियो का बहुत काम में आने वाला था। सीन शिफ्ट होता है कैनियन में, जहाँ जियो का रूट फॉग के साथ मिलकर पूरे कैनियन में फैल चुका था। कैनियन में लाइफ एसेंस का तालाब भी बन चुका था, जिसकी वजह से बीच को कंट्रोल करने का टेंशन ही जियो के लिए खत्म हो गया था। उसी बीच जियो के टहनियों में एक एलिमेंटल फूल भी उग गया था। क्योंकि एलिमेंटल फूल थर्ड स्टेज का था, तो वो बहुत पावरफुल था, इसीलिए जियो उसे डीमोनिक काउ को देना चाहता था। पर डीमोनिक काउ के एब्सेंस में जियो उस एलिमेंटल फूल को किंग जाओ को दे देता है।
उस एलिमेंटल फूल को खाने को, उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने को जियू किंग जाओ को बोलने लगता है। चाहे किंग जाओ इंसान था, पर बीस्ट के लिए, जियू के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। यहाँ तक कि वो अपनी प्रजाति इंसानों से भी जियू के लिए लड़ बैठा था, और इसी कारण से जियू उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। क्योंकि फूल अर्थ एलिमेंट का था, तो किंग जाओ के फूल खाते ही वो ग्लो होने लगा था। किंग जाओ का नॉर्मल टैलेंट एलिमेंटल फूल से मर्ज होने लगा था, और देखते ही देखते किंग जाओ ट्रांसेंडेंटल स्टेज में पहुंच गया था। किंग जाओ के अंदर अब अर्थ एलिमेंट जग चुका था। वो इतना पावरफुल बन गया था कि बड़ी बड़ी पहाड़ों को आसानी से तोड़ सकता था, वहाँ नदियां बना सकता था, अर्थ को मोल्ड करके वेपन बना सकता था, और फिजिकल अटैक से इम्यूनिटी पा चुका था। किंग जाओ अपना न्यू पावर पाके बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि ये पावर अगर वैम्पायर से लड़ते वक्त उसे मिला होता तो वो शायद ऐसे वहाँ हारा नहीं होता, अपने कंपेनियंस को वो बचा पाया होता। किंग जाओ जियू के सामने झुक जाता है और हमेशा मैं गॉड ट्री को फॉलो करूंगा बोल के स्वेयर करने लगता है। अब बारी जियू का था, उसे भी स्ट्रॉन्गर बनना था। क्योंकि जियू के पास 12,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स थे, तो जियू 10,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपने एलिमेंटल कंट्रोल को अपग्रेड करने लगता है, उसे लेवल 3 में लेके जाता है। जैसे ही जियू अपने एलिमेंटल कंट्रोल को अपग्रेड करता है, पूरे एरिया में, पूरे कैनियन में भूकंप आने लगता है। जियू के रूट्स टेंटेकल्स जैसी हवा में लहराने लगते हैं, और आखिरकार जियू को फ्री मूवमेंट दे देते हैं। जियू अब फ्री हो चुका था, एक जगह से दूसरी जगह वो फ्रीली अब मूव कर सकता था। क्योंकि जियू अब फ्री मूवमेंट पा चुका था, तो क्यानकिन जियू को कांग्रेचुलेट करने लगती है। जियू के ब्रांचेस में बैठ के उससे बातें करने लगती है। क्यानकिन अपने मास्टर को देख बहुत खुश थी, और खुशी के साथ वो बहुत टेंस भी थी। तब जियू क्यानकिन को समझाने लगती है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दिनों में ही स्पिरिचुअल टाइड आने वाला है, और इस बीच ह्यूमंस उन पे हमला नहीं करेंगे, वो लोग इंसानों पे हमला करेंगे। जो गलती उनसे हो गया है उसको वो सुधारेंगे, फेडरेशन का नाम और निशान ही मिटा देंगे। 3 दिनों में ही बैटल का प्रिपरेशन होने वाला था। जैसा सारे बीस्ट को कमांड दिया गया था, वैसे ही सारे बीस्ट कर दिए थे। पूरे मिस्टी माउंटेन्स में से यूनिट्स को वो लाने लगे थे। व्हाइट टाइगर वहाँ अपने कॉनकॉर्ड सैलेमेंडर्स के साथ पहुंच चुका था। गोल्डन मंकी अपने मंकी आर्मी, मंकी किंग और बबून्स के साथ वहाँ पहुंचने लगा था। विंड मेंटिस भी अपने मदर क्वीन मेंटिस को कन्विंस कर लिया था, और मेंटिस आर्मी के साथ वहाँ पहुंचने लगा था। गोल्डन आंट भी वहाँ आ रहा था, और अपने साथ रेड आंट की पूरी फौज को वो लेके आ रहा था। उनके साथ साथ क्वीन आंट भी वहाँ आ रही थी, और अपने एनोर्मस साइज से चारों तरफ फियर क्रिएट कर रही थी। वहाँ कई लिजर्ड्स, कई स्नेक्स, कई एम्फिबियंस और कई सारे इंसेक्ट्स आ चुके थे। पर उतने यूनिट्स में भी जियू खुश नहीं था, उसे और यूनिट्स चाहिए था, कॉम्पेनियंस चाहिए था, और ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेनियंस को ढूंढने के लिए जियू क्यानकिन को मिस्टी माउंटेन के कोने कोने में छानबीन करने के लिए भेज दिया था। क्यानकिन अभी अभी रेजरेक्ट हुई थी, रिवाइव हुई थी। रैंक 6 में वो बहुत देर से थी, इसीलिए जियू से लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदी पिला देता है, और देखते ही देखते क्यानकिन को वो 3rd ट्रांसेंडेंट स्टेज में पहुंचा देता है। क्योंकि क्यानकिन जियू की तरह प्लांट एट्रीब्यूट्स को कैरी करती थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इवॉल्व हो पाई थी, ब्रेक थ्रो हो पाई थी। अब तो क्यानकिन लेवल 3 की वाइटलिटी स्पीड स्किल भी पा चुकी थी, जिससे वो कहीं पे भी 5 सेकंड में फॉरेस्ट क्रिएट कर सकती थी। इवॉल्व हो कि क्यानकिन अपने मास्टर की कमांड को फॉलो करने लगती है, और मिस्टी माउंटेन में क्रिएचर्स के हंट में चली जाती है। यूनिट्स ढूंढने में एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर भी लगा हुआ था, और उसके साथ साथ व्हाइट क्रेन भी था। जहां एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर लार्ज लैंड ड्वेलिंग क्रिएचर्स को डिफीट कर रहा था, वहीं व्हाइट क्रेन फ्लाइंग क्रिएचर्स को रिक्रूट कर रहा था, उनको जियू के आर्मी में ज्वाइन करने को बाउंड कर रहा था। क्यानकिन, जिसका कोड नेम थॉर्न था, मिस्टी माउंटेन में जाते ही कई सारे क्रिएचर्स को डिफीट कर दी थी, और उन सबको विंड वुल्फ्स के साथ जियू के पास लेके आ रही थी। एक एक करके कई सारे क्रिएचर्स आ रहे थे, और लाइफ ऑफ एसेंस के तालाब में डुबकी लगा के इवॉल्व हो रहे थे। तभी जियू को एक प्रेजेंस की आहट आती है। वो प्रेजेंस नॉर्मल बीस्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल था, और जियू की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। वो प्रेजेंस था एक पांडा का, जो किंग जाओ के साथ जियू के पास आ रहा था। वो पांडा कोई नॉर्मल पांडा नहीं था, वो ह्यूमंस के जू से, चिड़ियाघर से भाग के आया था। क्योंकि वो बहुत सालों से ह्यूमंस के साथ रह रहा था, तो ह्यूमंस का लैंग्वेज वो अच्छी तरह से जानता था। हजारों ह्यूमंस उसे पकड़ने के लिए भागे थे, पर सबसे बच के वो मिस्टी माउंटेन में भाग आया था। वो पांडा जियू द गॉड ट्री के बारे में बहुत कुछ सुना था, और उसी से मिलने के लिए ही वो कैनियन में आ रहा था। पांडा किंग जाओ से बातचीत कर ही रहा था कि वो जियू से मिलता है, मतलब जियू के रूट से मिलता है, और अपनी चटपटी बातों से जियू को इम्प्रेस भी कर देता है।
जियू पांडा से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि वो अपने रूट्स में पांडा को फ्री राइड देना चाहता था, पर पांडा पोलाइटली मना कर देता है और लुढ़क लुढ़क के जियू के पास जाने लगता है और इस प्रोसेस में वो अपने आप को घायल भी कर देता है। आखिरकार पांडा जियू के रूट पे सवारी कर ही लेता है और जियू द गॉड ट्री के पास जाने लगता है। एक भयानक बैटल जल्द ही आने वाला था और इस बार पल्ला इंसानों का नहीं जियू का होने वाला था, क्योंकि जियू का एक बहुत बड़ा आर्मी गैदर जो होने लगा था। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन के कैनियन से, जहां जियू के रूट्स पे सवार होकर पांडा आ रहा था और वो खाली हाथ नहीं आ रहा था, वो जियू के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आ रहा था। जितना सोचा था कैनियन उससे कहीं ज्यादा सुंदर था और उसी सुंदर कैनियन के बीचों बीच जियू द गॉड ट्री खड़ा था। जियू तो अब जजेंटिक बन चुका था और जायंट और पावरफुल बनने के प्रोसीजर में ये तो बस जियू के लिए स्टेप भर ही था। फ्यूचर में जियू और ज्यादा बड़ा बनने वाला था, ट्री ऑफ लाइफ से लेके ट्री ऑफ इटर्निटी बनने वाला था। पांडा जब जियू से बात करने के लिए उसके पास जाता है तो वो दिखता भी नहीं है। जब जियू और पांडा को कंपेयर किया जाए तो एक सूरज था और दूसरा उसके सामने दिन का भर ही था, पर जियू पांडा से मिलके बहुत खुश हुआ था क्योंकि पांडा अपने साथ कुछ फायर स्पिरिट स्टोन्स लाया था। पांडा के मुताबिक उसका गुफा फायर स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ था और वो सब कुछ जियू को देने के लिए रेडी भी था, बस बदले में वो कैनियन में रहना चाहता था। जियू के लिए डील तो बहुत अच्छा था क्योंकि पांडा सबसे पहला ट्रांसेंडेंट लेवल का बीस्ट था जो खुद चल के वहाँ आया था और जियू को पांडा के रूप में एक लॉटरी लग गया था क्योंकि पांडा जियू की आर्मी में एक फाइन एडिशन था। पांडा इंसानों के बीच बहुत सालों से रह रहा था, उनके तौर तरीकों को पांडा अच्छी तरह से समझता भी था, इसलिए जियू पांडा का वेलकम वाइन से करता है। ये वही वाइन था जो गोल्डन मंकी को बबून्स को सबड्यू करते वक्त मिला था, जिसका अरोमा बहुत स्वीट था और जो अपने खुशबू से ही किंग जाओ और पांडा का दिल ले लिया था। जहाँ वाइन को देख किंग जाओ की लाल टपक रही थी, वहीं पांडा एक ही बार में सारे वाइन को गटक लेता है और जियू को और थोड़ा वाइन मांगने लगता है। पर ये वाइन तो लिमिटेड एडिशन में था, खुद गोल्डन मंकी के पास भी वाइन थोड़ा सा ही बचा था। उसी बीच जियू पांडा के स्टेटस को देखता है, उसके एबिलिटीज के बारे में चेक करने लगता है। वो पांडा एक आयरन ईटिंग पांडा था, मतलब वो जिस मेटल को खाता उसी मेटल की पावर को डेवलप कर सकता था। वो तो स्पिरिचुअल स्टोन की पावर को भी अब्सॉर्ब कर सकता था, उनके एट्रीब्यूट्स को अपना सकता था, क्योंकि वो बहुत टाइम से फायर स्पिरिट स्टोन्स के बीच पल बढ़ रहा था, फायर स्टोन्स को खा रहा था, इसीलिए वो ड्रैगन्स की तरह अपने मुंह से आग निकाल सकता था, फायर ब्रीथ कर सकता था। बस उतना ही नहीं, पांडा के पास तो आयरन डिफेंस भी था, वो किसी के भी अटैक को अपने डिफेंस से रेजिस्ट कर सकता था और अपने जायंट क्रशिंग पावर से वो किसी को चकनाचूर भी कर सकता था। क्योंकि पांडा अटैक और डिफेंस दोनों में बेहतरीन था, तो जियू उसे 9th फेरोशियस बीस्ट का एक मेंबर बना देता है और उसे 9th इन पोजीशन में रख के वाइन डिएटी का नाम दे देता है। वाइन डिएटी अब ऑफिशियली जियू की आर्मी में शामिल हो चुका था, जो आने वाली ह्यूमंस और बीस्ट की लड़ाई में तहलका मचाने वाला था। सीन शिफ्ट होता है फेडरल सुप्रीम काउंसिल पे, जहाँ पे फिर से मीटिंग चल रहा था, क्योंकि 2 दिनों में स्पिरिचुअल टाइड आने वाला जो था, इस बार इंसानों के लिए ये इजी नहीं होने वाला था। मिस्टी माउंटेन की पिछली लड़ाई में ह्यूमंस अपने कई सारे सोल्जर्स को खो दिए थे, किसी अनजान तरीके से उनके कुछ सैटेलाइट भी तबाह हो गए थे। मीटिंग में सब लोग समझ चुके थे कि इस बार का टाइड गेम चेंजर होने वाला था, एज ऑफ डार्कनेस जल्द ही आने वाला था। पर जैसे दिख रहे थे इंसान उतने कमजोर नहीं थे, स्पिरिचुअल टाइड के लिए भी वो कुछ प्लान करके रखे थे। मीटिंग रूम में प्रेसिडेंट के साथ साथ कई सारे ऑफिसर्स थे, कुछ रिसर्चर्स और जनरल लाओजाओ भी मौजूद थे। उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि स्पिरिचुअल टाइड सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में ही नहीं, इंसानों के रेसिडेंस एरिया में भी आने वाला था, पूरे प्लानेट को अपने एनर्जी से कवर करने वाला था और इन सब के लिए इंसानों का प्रिपेयर होना बेहद जरूरी था। फेडरेशन का प्रेसिडेंट तो आने वाले स्पिरिचुअल टाइड के बारे में अलर्ट जारी करने के लिए कमांड दे देता है। आने वाले स्पिरिचुअल टाइड में सबको की एनर्जी और कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए भी ऑर्डर दे देता है। यहाँ तक कि सदियों पुराने जो मार्शल आर्टिस्ट थे, उनके कुंफू और कराटे के टेक्निक्स थे, उन सबको ह्यूमैनिटी को हेल्प करने का ऑर्डर दे देता है। उनकी बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि इंसानों के ग्रुप में
कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो कि आने वाले स्पिरिचुअल टाइड से बेहद खुश थे। स्पिरिचुअल टाइड की एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर सकते थे, स्ट्रॉन्गर बन सकते थे और शायद आने वाले सेकेंड वॉर में इम्पोर्टेंट पार्ट निभाने वाले थे। जिस चीज का बेसब्री से सबको इंतजार था, उस चीज के आने का टाइम आ ही जाता है। मिस्टी माउंटेन के ऊपर एनर्जी पार्टिकल्स फ्लोट करने लगते हैं और जियो सारे बीस्ट को अपने आसपास गैदर करने लगता है। रात को ही स्पिरिचुअल टाइड आने वाला था और आने वाले स्पिरिचुअल टाइड के लिए जियो अपने सारे बीस्ट को तैयार कर रहा था। जो स्पिरिचुअल मिसाइल ह्यूमंस ने जियो पे लॉन्च किया था, उसकी एनर्जी को अब भी जियो दबा के रखा था और स्पिरिचुअल टाइड के आने के साथ साथ धीरे धीरे उस एनर्जी को जियो अनलीश करने लगा था। बहुत सारे बीस्ट इवॉल्व होने वाले थे और बहुत सारे बीस्ट स्पिरिचुअल टाइड की एनर्जी को ना हैंडल कर पाके एक्सप्लोड होके मरने वाले भी थे। इसलिए जियो एक वार्निंग जारी कर देता है, जो बीस्ट एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएंगे उनको वहां से जाने का कमांड भी वो दे देता है। पर सारे बीस्ट तो बहुत एनकरेज थे, एनरेज्ड थे। वो सब जियो की वार्निंग को नजरअंदाज कर देते हैं और वहीं रुक के जियो के छाव तले इवॉल्व होने को रेडी हो जाते हैं। देखते ही देखते स्पिरिचुअल टाइड आ जाता है और उसी स्पिरिचुअल टाइड को कंडक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जियो अपने आप को दो टुकड़ों में बांट देता है और धीरे धीरे स्पिरिचुअल टाइड की एनर्जी को अपने कॉम्पेनियंस में बांटने लगता है, उनको इवॉल्व करने लगता है। कैनियन में जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था और उसी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक एक करके सारे बीस्ट एब्जॉर्ब कर रहे थे। कुछ तो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर पाके वहां से भाग रहे थे और कुछ तो एक्सप्लोड भी हो रहे थे। उन्हीं सारे बीस्ट के बीच हनीपॉट बैजर और व्हाइट टाइगर सबसे पहले इवॉल्व हो गए, ट्रांसेंड लेवल 1 में पहुंच गए। जहां व्हाइट टाइगर का पंख निकल आया था, डिमोनिक लग रहा था, वहीं हनीपॉट बैजर का स्पीड बढ़ गया था, वो थोड़ा बड़ा लगने लगा था। सिर्फ व्हाइट टाइगर और हनीपॉट बैजर ही नहीं, व्हाइट क्रेन और पेरिग्रिन फॉल्कन्स भी इवॉल्व हो रहे थे, अपने अपने न्यू एबिलिटीज पा रहे थे। उसी बीच मिस्टी माउंटेन्स के कई सारे बीज जियो की ओर बढ़ रहे थे, जियो की स्पिरिचुअल एनर्जी को फीड करने के लिए आ रहे थे। ये सीन हूबहू वैसा ही था जब जियो पहली बार इवॉल्व हुआ था, जहां जियो को मारने के लिए कई सारे बीस्ट आ गए थे और कुछ जियो के हाथों मर के कुछ जियो की रिसेंट फैमिली बन गए थे। इस बार भी इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर करने का सुनहरा मौका आ गया था और सारे बीस्ट को मार के जियो इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर भी किया था। जियो का स्पिरिचुअल एनर्जी अब 8 लाख हो गया था और ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी को वो इंसानों से कैसे छिपा सकता था। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन ये बात पहले नोटिस करती है कि मिस्टी माउंटेन में एनर्जी जोरदार तरीके से बढ़ रहा है। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन इंफॉर्मेशन पाते ही अलर्ट हो जाती है। ह्यूमंस के लिए वो जोन डेंजरस जोन था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उस एरिया में एक डिमोनिक ट्री जो रहता था। इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन के कैप्टन अपने सर्वेलेंस टीम को उस एरिया को चेक करने को बोलती है, पर अचानक से ही मिस्टीरियस तरीके से उनके सैटेलाइट ही तबाह हो जाते हैं और उनका इंफॉर्मेशन आधा अधूरा ही रह जाता है। पर साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन एक बात तो समझ चुकी थी कि डिमोनिक ट्री और ज्यादा पावरफुल होके उभर चुकी थी। दूसरी तरफ कैनियन में जियो बहुत खुश था, क्योंकि स्पिरिचुअल टाइड की वजह से बहुत सारे ट्रांसेंडेंटल बीस्ट उभर के आ रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे। इवॉल्व होते हुए बीस्ट को जियो अपने डोम जैसे, मशरूम जैसे पेड़ों में रखा था और उनको सफिशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी फीड कर रहा था। एक तरीके से वो उनको मदद कर रहा था। उसी इवॉल्विंग बीस्ट में कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी थे जिन पे जियो का ध्यान आ गया था, जो प्रेजेंट की दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे और स्पिरिचुअल टाइड की वजह से फिर से उभर के आ रहे थे। उनमें से एक था एंशिएंट बेहेमोथ, वूली मैमोथ, जो कि आइस एज के टाइम उस दुनिया पे राज करता था और अपने जायंटिक बॉडी से एनिमीज पे कहर बरसाता था। दूसरा था एंशिएंट बेहेमोथ डायनासोर, जो जुरासिक पीरियड पे दुनिया पे राज करती थी और फूड चेन में सबसे ऊपर थे। अगर ये लोग सक्सेसफुली इवॉल्व हो गए, इस दुनिया में वापस आ गए, तो इस दुनिया का फूड चेन बिगड़ने वाला था। बड़ा से बड़ा क्रिएचर भी इनको रास्ता देने वाला था, उनके सामने सबमिट करने वाला था। तभी जियो को एक फेमिलियर साउंड सुनाई देता है, कुछ जाने पहचाने से आवाज उसकी ओर आ रहे थे। जब जियो उस आवाज की ओर ध्यान देता है तो अपने सामने वो डिमोनिक काऊ और 9 टेल फॉक्स को पाता है। 9 टेल फॉक्स बहुत सारे बीच से लड़ चुका था और इस बार वो इवॉल्व होके आया था। वो तो 2 पूंछ भी उगा चुका था और मिस्टिकल 9 टेल फॉक्स की तरह लगने लगा था। 9 टेल फॉक्स मिस्टिकल 9 टेल फॉक्स की तरह हर एक एडिशनल पूंछ के साथ एक एक एडिशनल पावर गेन कर सकता था। मतलब जब वो 9 ठो पूंछ को उगा लेता तो 9 ठो पावर को कंट्रोल कर सकता था और उस दिन का इंतजार जियो बेसब्री से कर रहा था।
इवॉल्व तो डिमोनिक ट्री भी हुआ था और न्यू एबिलिटीज के साथ वो केनियन में वापस आया था। डिमोनिक काउ और नाइनटेल फॉक्स केनियन की ये हालत देख कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि केनियन की हालत तो बद से बदतर हो गए थे। अंडरग्राउंड केव टूट चुके थे, स्टोन बोल्डर्स बिखर गए थे। पर जियो जल्द ही उनके कंफ्यूजन को दूर करता है और रिसेंट इंसिडेंट के बारे में जियो उन दोनों को अपडेट करता है। देखते ही देखते जियो से शुरू होकर एक ब्लास्ट होता है और पूरे दुनिया को स्पिरिचुअल टाइड कवर कर लेता है। स्पिरिचुअल टाइड नॉर्दर्न अरोरा की तरह लग रहा था, जो पूरे दुनिया को चद्दर की तरह ढक रहा था। सिर्फ लैंड एनिमल्स ही नहीं, मराइन क्रिएचर्स को भी वो इफेक्ट कर रहा था। फ्लोरा और फ्यूना स्पिरिचुअल एनर्जी से डांस करने लगे थे। पेड़ पौधे और जानवर स्पिरिचुअल टाइड को ऑब्जर्व करके इवोल्यूशन के साइकिल में अपना पैर रख चुके थे। और जो स्पिरिचुअल टाइड की एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, वो वहीं ब्लास्ट होके मर रहा था। जो सब क्रिएचर्स एनर्जी से बने थे, वो सब क्रिएचर्स एनर्जी में ही वापस लौट रहे थे। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट स्पिरिचुअल टाइड इंसानों में ही दिखा रहा था। हजारों की तादाद में इंसान मर रहे थे, एनर्जी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे थे। और जो ह्यूमंस स्पिरिचुअल टाइड को रेजिस्ट कर पा रहे थे, ऑब्जॉर्ब कर पा रहे थे, वो सब धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बन रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे। जहाँ एक और जियो के संरक्षण में सारे बीस्ट इजीली इवॉल्व हो पा रहे थे, न्यू एबिलिटीज गेन कर रहे थे, वहीं किंग जाओ, लैंगफैंग और क्यान किंग भी स्ट्रॉन्गर बन रही थी। नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में अपना पैर रख चुकी थी। वहीं दूसरी ओर दुनिया के दूसरे कोने में प्लांट्स और एनिमल इतने किस्मत वाले बिल्कुल नहीं थे। कई सारे बीस्ट स्पिरिचुअल टाइड की एनर्जी को हैंडल ना कर पाके इंसानों के शहर की ओर भाग रहे थे और अनजाने में ही इंसानों से लड़ाई छेड़ रहे थे। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है बाग सिटी, जहाँ पे वाइल्ड बीस्ट इंसानों के शहर पे हमला कर दिए थे। लगातार फायरिंग को नजरअंदाज करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स को तोड़ मरोड़ रहे थे। दूसरा था गाजी सिटी, जहाँ पे वुल्व्स अपना कब्जा कर दिए थे, इंसानों को अपने घर से निकलने नहीं दे रहे थे। तीसरा था बेंगोर सिटी, जहाँ पे जायंट बीस आ चुके थे और इंसानों की लाशें बिछा रहे थे। चौथा था याशोर सिटी, जहाँ पे रेप्टाइल्स और एप्स अपना दबदबा कायम कर रहे थे, इंसानों के शहर को बीस्ट किंगडम बना दिए थे। इन सब इंसिडेंट से मजबूर होके डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट जगह पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे थे और बीस्ट के साथ साथ इंसानों को भी मार रहे थे। हर एक नेशन, हर एक कंट्री प्रॉब्लम फेस कर रहा था। बीस्ट का हमला लगातार जो होने लगा था, उसी दौरान चाइना फेडरेशन का एक स्काउट एक्सप्लोरेशन करते करते मिस्टी माउंटेन के एरिया में पहुंच चुका था और जो नजारा वो वहां देखा था, उस नजारे पे वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। कैनियन के बीचों बीच एक जजंटिक ट्री आ चुका था, जिसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रहा था, जो वॉल ट्री की तरह लग रहा था और जो साइज में इतना बड़ा था कि 20-30 किलोमीटर से भी वो नजर आ रहा था। एज ऑफ ट्रीज का एरा आ गया था। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहाँ जियो ह्यूमंगस बन चुका था, जजंटिक बन चुका था। उसके ऊपर अरोरा बीम्स बिखर रहे थे। स्पिरिचुअल एनर्जी जियो के तन बदन में मिल चुके थे। पूरे मिस्टी माउंटेन में अब जियो ही सबसे बड़ा क्रिएचर बन चुका था, फ्लोरा और फ्योना का बादशाह बन चुका था। जियो अब इतना बड़ा बन चुका था कि उसे 200-300 किलोमीटर की चीजें भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसे शहर दिखाई दे रहे थे, ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई दे रहे थे। इतने बड़े ह्यूमंगस साइज की वजह से जियो भी अब इंसानों से छिप नहीं पा रहा था। दूसरे सैटेलाइट्स जियो को अब ट्रैक कर चुके थे। जियो के विशालकाय पिक्चर को सैटेलाइट्स ह्यूमन सेटलमेंट में भेज चुके थे। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन अब समझ चुकी थी कि डीमोनिक ट्री एक्सप्लोजन से बच गया है। उसी ने ही पूरे आर्मी का मैसेकर किया है, उनको खत्म कर दिया है। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन ये भी समझ गई थी कि डीमोनिक ट्री स्पिरिचुअल मिसाइल को अब्सॉर्ब कर लिया है। एक्सप्लोजन से मरने की जगह वो स्ट्रॉन्गर बन गया है और स्पिरिचुअल टाइड के आने की वजह से तो इवॉल्व भी हो गया है। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन तुरंत एक मीटिंग बिठाती है और मीटिंग में डीमोनिक ट्री के सैटेलाइट इमेज को सबके सामने पेश कर देती है। वो सबको बताने लगती है कि डीमोनिक ट्री ही वो क्रिएचर है जो मिस्टी माउंटेन के ऊपर के सैटेलाइट को तबाह किया है, अपने सारे मरे हुए बीस्ट को रिवाइव कर दिया है
सैटेलाइट के डाटा के हिसाब से डिमोनिक ट्री के स्पिरिचुअल पावर वैल्यू को वो सबके सामने रख देती है और सबको शॉक में डाल देती है। सैटेलाइट डाटा के हिसाब से जियो का स्पिरिचुअल पावर वैल्यू 1.8 मिलियन था, जो वाकई बहुत ज्यादा था और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए डेंजर का अलार्म था। उसी मीटिंग में जनरल लाओजाओ भी था, जो जनरल ली के मरने का अफसोस जता रहा था और जनरल ली के साथ साथ वो एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट के बारे में भी बातचीत कर रहा था। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि फेडरेशन में कुछ ऐसे लोग भी थे जो एंशिएंट मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते थे, जो मॉडर्न सोसाइटी से अलग रहते थे और मॉडर्न वर्ल्ड की किसी भी प्रॉब्लम में दखल नहीं देते थे। मिस्टी माउंटेन के डिमोनिक ट्री को देख, उसकी पावर लेवल को देख, मीटिंग में सब लोग घबराने लगे थे। यूं तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज नहीं करना चाहते थे, पर डिमोनिक ट्री का डेंजर अब बहुत बढ़ चुका था। न्यूक्लियर बॉम्ब के सिवा और कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा था। डिमोनिक ट्री को खत्म करना बेहद जरूरी था और ये काम न्यूक्लियर बॉम्ब बखूबी कर सकता था। सिर्फ डिमोनिक ट्री को ही नहीं, पूरे मिस्टी माउंटेन को वो रूइंस में बदल के रख सकता था। जनरल ली और दूसरे बड़े ऑफिसर्स की परमिशन से न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जाता है और टारगेट मिस्टी माउंटेन को रख दिया जाता है। दूसरी ओर मिस्टी माउंटेन में जियो बहुत खुश था, क्योंकि उसके सारे बीस्ट एक के बाद एक इवॉल्व हो रहे थे। कुछ अनोखे बीस्ट भी उसे मिल गए थे। स्पिरिचुअल टाइड के चक्कर में खुद जियो भी बहुत इवॉल्व हुआ था और उसी इवोल्यूशन को चेक करने के लिए अपने स्टेटस विंडो को वो खोलता है। जियो के काफी सारे स्किल्स अपग्रेड हो चुके थे, उसके ब्रांचेस लेवल 3 में पहुंच चुके थे, रूट्स भी लेवल 3 में पहुंच के क्रिस्टलाइजेशन बोल के एडिशनल स्किल भी पा चुके थे। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा स्किल था जो जियो के रूट्स को डायमंड की तरह सख्त बना सकता था और बैटलफील्ड में वो काफी काम में आने वाला था। जियो के अर्थ एलिमेंट स्किल भी लेवल 3 में पहुंच चुके थे। इसके साथ साथ विलो लीफ और थिक मिस्टी डिफ्यूजन भी लेवल 3 में पहुंच चुके थे। बस जियो का इल्यूजन स्किल ही लेवल 2 में अब तक था, जिसे जियो जल्दी से जल्दी 30,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके इवॉल्व भी कर दिया था। जियो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि लेवल 3 की इल्यूजन स्किल से वो और भी ज्यादा बड़े और डेंजरस बीस्ट अब बना सकता था। अपने एनिमी के अंदर वो टेरर क्रिएट कर सकता था। जहाँ जियो सपने में खोया हुआ था, वहीं उसकी सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाती है। आने वाले डेंजर का अलार्म उसके दिमाग में बजने लगता है। जब जियो को होश आता है तो सच में कुछ मिसाइल्स उसके ओर ही आ रहे थे और ये कोई मामूली मिसाइल्स नहीं थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स थे जो पूरे मिस्टी माउंटेन को तबाह करके रख सकते थे। जियो तुरंत एक्टिव हो जाता है और अपने सारे बीस्ट को अंडरग्राउंड केव में जाके छिपने का कमांड दे देता है। जियो पहले से अब कहीं ज्यादा पावरफुल था और ऐसे सिचुएशन के लिए वो अपने आप को पहले से ही रेडी करके रखा था। वो अपकमिंग मिसाइल्स पे विलो लीफ से हमला कर देता है और आसमान में ही न्यूक्लियर बॉम्ब का किस्सा खत्म कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के तबाह होने के बाद भी जियो का सिक्स सेंस चिल्ला चिल्ला के अलार्म दे रहा था, शायद डेंजर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही एक्सप्लोजन का धुआं हटता है, जियो अपने पीछे और एक मिसाइल को पाता है। ये मिसाइल दूसरे मिसाइल से कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल न्यूक्लियर मिसाइल नहीं था, इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मिसाइल था। ह्यूमंस का पहले से ही यही प्लान था, छोटे मोटे न्यूक्लियर मिसाइल से जियो को डिस्ट्रैक्ट करके ध्यान भटका के इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मिसाइल से ही उसको हमला करना था और उनका प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था। इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मिसाइल जियो को लगता है, मिस्टी माउंटेन में जोरदार एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा कि स्ट्रेटोस्फीयर को वो छू लिया था। आग की लपटें पूरे मिस्टी माउंटेन को कवर कर लिया था। कैनियन पूरी तरह से तबाह हो गया था। रिजल्ट देख ऑफिसर्स बहुत खुश हो रहे थे और खुशखबरी को प्राइम मिनिस्टर को देने जा रहे थे, पर तभी उनको स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख उनका कॉमन सेंस ही उड़ जाता है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मिसाइल पूरे के पूरे नेशन को तबाह कर सकता था, वो मिसाइल जियो द डिमोनिक ट्री का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। एम वक्त पे जियो के रूट्स पूरे के पूरे कैनियन को ढक लिए थे, खुद को और सारे के सारे बीस्ट को क्रिस्टलाइज रूट से बचा लिए थे। डायमंड जैसा हार्ड रूट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी सह लिया था और इंसानों के नेक्स्ट एक प्लान को फेल कर दिया था। इंसानों ने तो अब हद ही कर दी थी, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। जियो अब गुस्से में गर्जन देने लगा था। अपने सारे रूट्स को जियो
ह्यूमन सेटलमेंट पे अनलीश कर दिया था। उसी दौरान वहाँ साउकिंग पहुँच जाती है और अपने मास्टर की खैरियत के बारे में वो पूछने लगती है, पर जियू तो अब बैटल डिक्लेयर कर चुका था। बीस्ट की सेना, जियू की सेना अब ह्यूमन सेटलमेंट की ओर मार्च करने लगते हैं। उधार चुकाने का टाइम आ चुका था और उधार के साथ साथ जियू तो अब इंटरेस्ट भी देने वाला था। दूसरी ओर ह्यूमन सेटलमेंट में भूकंप आने लगते हैं, जैसे कि कोई जेजेंटिक क्रिएचर धरती के अंदर से ही उनको हमला कर रहा हो, जैसे कि आने वाले डेंजर का वार्निंग साइन हो। और अर्थक्वेक इंसानों का अकेला मुसीबत नहीं था। इंसानों के शहर पे तो कई सारे बीस्ट हमला कर रहे थे। स्पिरिचुअल टाइड से अफेक्ट होके वो इंसानों के शहर पे ही तबाही मचा रहे थे। जेजेंटिक बीस्ट शहर को घेरने लगे थे। वुल्फ्स और एलिफेंट प्रोटेक्टिव दीवार को ही हमला कर रहे थे और इतने सारे बीस्ट को दीवार पे ठहरे आर्मी भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। ईगल्स और वोल्चर्स आसमान से हमला कर रहे थे और टोड जैसे क्रिएचर्स दीवार को तोड़ के अंदर घुसने लगे थे। तभी मिस्टर जिन वहां आता है और टोड जैसे क्रिएचर्स को खत्म करके आर्मीज को राहत की सांस देता है। पर अचानक कुछ ऐसा होता है जो ह्यूमंस कभी सोचे भी नहीं थे। सारे के सारे अटैकिंग बीस्ट दुम दबा के वहाँ से भागने लगते हैं, इंसानों के शहर से दूर चले जाते हैं। लग रहा था कोई बहुत बड़ा डेंजर ह्यूमन सिटी पे आने वाला है, जो सारे बीस्ट अपने सिक्स सेंस के वजह से पहले से ही महसूस कर लिए थे और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए दुम दबा के भाग गए थे। पर इंसान उस सिचुएशन को कुछ गलत ही समझ लिए थे। सारे बीस्ट को वहाँ से भागने को वो अपना विक्ट्री समझ लिए थे, पर जल्द ही उनका वहम दूर हो जाता है। शहर को धीरे धीरे फॉग घेरने लगता है। धुंध का कोहरा हर एक इंसान के आंखों से उनके साइट को छीन लेता है। कई किलोमीटर दूर से कुछ आने की आहट आता है और वो आहट एक दो का नहीं, हजारों का था, लाखों का था। आवाज ऐसी थी कि हर एक इंसान की रूह कांप रही थी। शेर की दहाड़, कई सारे गिदड़ों की चीख, भेड़ियों का गुर्राना, ऐसे ही कई सारे जीवों की मिक्स्ड आवाज आ रही थी। लग रहा था जैसे कि भूत प्रेतों की सेना आ रही है और जैसे ही थोड़ा बहुत कोहरा हटता है वो भयानक सा नजारा सबके सामने आ जाता है। सामने से बहुत बड़ी एक आर्मी आ रही थी। इंसानों की नहीं, बीस्ट की सेना आ रही थी। हजारों फ्लाइंग बीस्ट आसमान को कवर कर लिए थे और उनको लीड पेरिग्रिन्स फॉल्कन्स कर रहे थे। जमीन में भी बहुत बड़ी सेना आ रही थी। बबून्स को लीड करते हुए जायंट चिंपांजी आ रहा था। सारे स्पाइडर्स को लीड करते हुए स्पाइडर क्वीन आ रही थी। उसी तरह रेड आंट को लीड करते हुए जायंट आंट क्वीन आ रही थी। उसी आर्मी में कई सारे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स आ रहे थे। बर्निंग वाइल्ड बोर आ रहा था। जोरासिक पीरियड का डायनासोर आ रहा था। आइस एज का वुली मैमथ आ रहा था। जायंट गोरिल्लास, एनाकोंडास, रंग बदलने वाले केमिलियंस, हजारों विंडुल्फ्स, हर एक मिस्टी माउंटेन का क्रिएचर आर्मी में शामिल हो चुका था और इंसानों की सेटलमेंट की ओर बढ़ता चला आ रहा था। उन सबको लीड कर रहे थे नाइन टेल फॉक्स, एंशिएंट एम्परर एलिगेटर और डीमोनिक काउ। ये आर्मी कोई छोटी आर्मी नहीं थी। इतनी बड़ी आर्मी थी कि 10-20 किलोमीटर तक छाई हुई थी और उन सबके पीछे एक ऐसा जीव आ रहा था जिसे देख ह्यूमंस के दिलों में गूस बम्स आने लगता है। आर्मी सहम सी जाती है और मिस्टर जिन का दिल तो बैठ ही जाता है। सारे क्रिएचर्स के पीछे एक ट्री चल चल के आ रहा था और वो ट्री इतना बड़ा था कि 10-20 किलोमीटर दूर से भी अच्छी तरह से दिख रहा था। मिस्टर जिन समझ चुका था कि वो ट्री कोई मामूली ट्री नहीं था, एक डीमोनिक ट्री था जिसकी परछाई 10-20 किलोमीटर दूर तक आ रही थी, जिसका एक डीमोनिक फेस था और डीमोनिक फेस पे ईवल सा स्माइल था। मिस्टर जिन चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और पूरे शहर को इवैक्यूएट करने के लिए, खाली करने के लिए बोलने लगता है। पर ये सब करने के लिए उतना टाइम नहीं था। देखते ही देखते जियू अपना चाल चल देता है। जियू के ब्रांचेस हवा में लहराने लगते हैं और उसके रूट्स जमीन के अंदर जाके डिफेंसिव दीवार को तोड़ मरोड़ देते हैं। देखते ही देखते पूरे शहर में जियू के रूट जमीन के अंदर से निकलने लगते हैं, आसमान को पूरी तरह से ढक देते हैं। बड़े से बड़ा बिल्डिंग, बड़े से बड़ा स्काईस्क्रैपर जियू के जेजेंटिक रूट के सामने तिनका जैसे लग रहा था और जहाँ जहाँ से जियू का रूट निकलने लगा था वहाँ वहाँ पे हरियाली फैलने लगा था, पेड़ पौधे उगने लगे थे और अपने बीस्ट को वो लोग सपोर्ट करने लगे थे। पूरे शहर में पैनिक का माहौल छा गया था, हर कोई डर के मारे कांपने लगा था। उसी बीच जियू अपना फर्स्ट कमांड देता है, सारे ह्यूमंस को कैप्चर कर लो बोल के वो इंस्ट्रक्ट कर देता है। देखते ही देखते पूरे शहर में जियू के बीस्ट हमला कर देते हैं।
गोल्डन मंकी के साथ साथ दूसरे हजारों बंदर्स इंसानों पे टूट पड़ते हैं। डंडे से पत्थरों से मार मार के हर किसी को बेहाल करने लगते हैं। वहीं मकड़ियां अपने जाल बुन चुके थे और कई इंसानों को एक साथ कैप्चर करने लगे थे। डायनासोर खुलेआम शहर में दौड़ने लगे थे और डायनासोर को देख के कई इंसान तो वहीं पे हार्ट अटैक से मर गए थे। जहां डिमोनिक काउ लार्ज एरिया में भूकंप ला रहा था, वहीं नाइन टेल फॉक्स आग के लपटों में इंसानों को जलाने लगा था। रिंग ऑफ फायर में कई इंसानों को कैद भी करने लगा था। वहीं कुछ ऐसे ह्यूमंस भी थे जो 90 नंबर के मोहल्ले में रह के अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि इतने हाइट में उनको कुछ नहीं होगा, पर उनकी उम्मीद को जीव पानी फेर देता है। अपने रूट से जाके सारे इंसानों को वो कैप्चर करके ले आता है। एक दो नहीं, लाखों की तादाद में जीव ह्यूमंस को कैप्चर कर लिया था। शायद जीव उन सबको खाने वाला था, जैसे वो सारे बीस्ट को अपने रूट को इवोल्व करते टाइम खाया था। उसी बीच मिस्टर जिन कहीं छिपा बैठा था और जीव पे अपनी गोलियों से कहीं से हमला कर दिया था। जीव तो अब बहुत पावरफुल हो गया था, वो इन गोलियों को महसूस भी नहीं करता है और मिस्टर जिन को देखते ही उस पे अपना रूट कस लेता है। सर्पेंटाइन रूट से जकड़े हुए मिस्टर जिन खून की उल्टी करने लगता है और उस हालत में भी मिस्टर जिन जीव को धमकाने लगता है। डेमोनिक ट्री, तुम इन सब से बच के नहीं जा पाओगे, हमारे हाथों तुम भी मारे जाओगे। मिस्टर जिन की बातें सुन जीव मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। तुम इंसान बहुत कुछ कर दिए हो, हम पे हमला करके मेरे परिवार को मार भी दिए हो, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, उधार तो मैं पुख्ता चुकाऊंगा। बोल के जीव मिस्टर जिन को और कसने लगता है और कसते हुए उसे दो टुकड़ों में बांट देता है। जीव ने इन सब के साथ अपने बदले का पहला कदम ले लिया था और होना तो अब बहुत कुछ बाकी था। जीव के इन्वेजन का ये तो बस एक पहला चैप्टर था। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, मैं कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, शायद 7-8 दिनों तक, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, शायद 1000 किलोमीटर दूर तक जा रहा हूँ। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।